फाइनेंस बैंक, इस टाइप के जो बैंक आ रहे हैं वो जीवन फाइनेंस बैंक है। जितना भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं आपके, मैंने बताया था पेमेंट बैंक इज़ डिफरेंट एंड दिस इज़ डिफरेंट। सी पेमेंट बैंक, व्हाट वाज यूनिक टू पेमेंट बैंक? लोन, बट फाइनेंस बैंक और होलसेल बैंक इज ओनली फॉर द लोन्स, फॉर द स्मॉल पीपल। They take deposits, they give loans. They take deposits and they give loans. हाँ, फॉर स्मॉल पीपल, बड़े को नहीं देंगे वो। ठीक है, इट्स सॉर्ट ऑफ MFI, माइक्रो फाइनेंस। देखिए डिफरेंशियल बैंकिंग जो है इट इज़ टारगेटिंग द स्मॉल ऑडियंस। इनका जो टारगेट है वो 100 रुपये, 200 रुपये, 500, 1000 रुपये वाला है। आप भी खोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एवरीबडी इफ़ यू आर हैविंग दैट पेटीएम, तो आपका ना वो इट इज़ आस्किंग यू टू ओपन द पेमेंट बैंक, राइट। एयरटेल अगर आपके पास में है देन दे आर प्रॉम्प्टिंग यू टू दिस फॉर एयरटेल पेमेंट बैंक। देखना कभी भी आपको ना बोलता है कि इफ़ यू आर हैविंग एयरटेल का जो ऐप जो होता है उसमें देयर इज़ बैंकिंग करके वो बोलता है उसके साथ में देयर इज़ एयरटेल बैंकिंग, राइट। वी हैव स्टार्टेड विद एग्रीकल्चर यस्टरडे, राइट। अभी ना एक चीज़ रह गई थी कल, आई फॉरगेट, this budget is talking about that. Actually again and again I was telling you that the government is very much aggressive for having the funds, that's it. चाहे वो अब उसने क्या क्या किया है, they are saying like national monetization pipeline they're coming up with. आपको ना you should be very clear कि कुछ चीज़ें इसमें क्या है, they are bringing money to the government, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि they are putting money into the economy, खर्च करना है। एक कुछ चीज़ें पैसा लेके आ रही हैं सरकार के लिए, कुछ चीज़ें खर्च कर रही हैं, इसमें बहुत क्लियर रहना है आपको। तो जैसे कब हम बात कर रहे थे तो नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन थी, राइट, इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू इन्वेस्ट, राइट, ये इन्वेस्ट करेगी, राइट। तो देखिए मैं आपको फिर एक तरीका बता रहा हूँ कि कल भी मैंने बताया था कि वेन एवर यू आर प्रिपरिंग, तो आप ना एक दिन बैठे हैं उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा लेके बैठे हैं। उसमें आप इस तरीके देखिए बेसिक क्या है कि यू हैव टू स्पेंड मनी, एक्सपेंडिचर एंड इनकम, सो यू विल बी हैविंग एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। यहाँ खर्च हो रहा है, ठीक है। दूसरा दे आर टॉकिंग अबाउट आपको स्कीम जो आत्मनिर्भर भारत में जो पैसा आया है वो कहाँ से आएगा, राइट। दे आर सेइंग दैट वी विल बी गिविंग मनी टू द, इसी के तहत वो बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को 90,000 करोड़ देना है उन्हें, राइट। और जो भी स्कीम्स आएंगी, राइट, जो PM किसान में वो पैसा दे रहा है, ठीक है, या फिर और कोई बड़ी स्कीम आने वाले टाइम में आएगी, राइट। सो नाउ फ्रॉम वेयर दिस मनी विल कम, तो जब मनी कहाँ से आएगा, देन दे आर टॉकिंग अबाउट कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये बोल रहा है ना वो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। दे आर सेइंग स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, एंड दे आर सेइंग दैट वी विल बी हैविंग SPV, राइट। इसमें दो कॉन्सेप्ट और हैं दैट आई फॉरगॉट यस्टरडे। वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको वो ऐसे करके बोलते हैं INVIT, इस टाइप से लिख रहा है वो उसको, राइट। एंड अनदर इज रियल एस्टेट, रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, right. These are two trusts created by the government. This is a generalized trust which will be taking care of all the infrastructure projects. मैं बताऊंगा क्या होगा इसमें, and it will be taking care of only real estate, right. Now how they will work, इसमें function दोनों का same है, right. Names are different because it's a generalized. It will be taking care of all the sectors except real estate, like highway,
इलेक्ट्रिसिटी, पोर्ट्स, ठीक है, whatsoever is the infrastructure with the BSNL का होगा कुछ, ठीक है. Now what they are saying, for example this, how it will work. Take the example of NHAI, right? वैसे इन्होंने जो आइडेंटिफाई किया है अभी उसके लिए इनिशियली दे हैव आइडेंटिफाइड द NHAI highways and the electricity transmission lines of this PGCIL, right? Initially उन्होंने वो आइडेंटिफाई किया है इसमें. That they are saying that there are certain completed projects. For example, this Mumbai-Pune highway. This Mumbai-Pune highway is complete now, right? Here we are discussing the concept of this investment and infrastructure trust and real estate investment trust. This is a new concept which is brought in by the government of India this time in the budget, right? And it is basically how will you bring in money into the economy, ठीक है. जो गवर्नमेंट खर्चा करेगी उसके लिए पैसा का, जैसे NIP के लिए वो बात करिए कि वी नीड $1.5 ट्रिलियन ऑफ मनी बाय 2025, राइट. तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? दे आर गोइंग टू इन्फ्यूज मनी इन द रेलवे, कहाँ से पैसा आएगा, राइट. तो वो पैसा जो आने का है, वन ऑफ द जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हो गया आपका, राइट, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो गया. तीसरा ये है, ये कैसे काम करेगा. दिस infrastructure and investment trust है. So what this will they will do that this is a highway, Mumbai-Pune highway, which is complete, right? Now what NHAI is saying that NHAI अभी ये clear नहीं है कि whether this trust will be sector specific, right? सेक्टर स्पेसिफिक बोले तो हो सकता है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज वाली अपना मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट विल से दैट वी आर हैविंग दिस ट्रस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर विल से दैट वी आर हैविंग दिस ट्रस्ट, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम विल से दैट वी आर हैविंग दिस ट्रस्ट, राइट. इट इज स्टिल अनक्लियर, राइट. माइट बी अ प्रोबेबिलिटी देयर विल बी अ सिंगल ट्रस्ट फॉर ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज जनरलाइज्ड. तो व्हाट विल हैपन, फॉर एग्जांपल दिस INT, for example, it is a trust, infrastructure trust, which has been created by Ministry of Highways, Transport, right? Now, what it will do, NHAI will sell this Mumbai-Pune highway to this trust, right? At, for example, the cost of 10,000 crores, right? Now this Mumbai-Pune highway will be the property of this trust. Be the operation, maintenance and anything will be controlled by this trust, right? Now इसके पास पैसा कहाँ से आएगा? भाई ठीक है, NHAI के पास में पैसा इसके पास से आ गया, इसके पास में पैसा कहाँ से आएगा? एनी आइडिया? गवर्नमेंट क्यों देगी? गवर्नमेंट देगी तो फिर तो फायदा ही नहीं है. गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए. देखिए गवर्नमेंट अब कुछ धीमे धीमे व्हाट विल हैपन, गवर्नमेंट सब कुछ देना बंद करेगी. अगले 15 साल में जो चल रहा है सिनेरियो, गवर्नमेंट विल नॉट गिव यू एनीथिंग, राइट. तो या वो वेलफेयरिस्टिक वाला कॉन्सेप्ट, आई डोंट थिंक दैट इट विल बी सर्वाइव, राइट. अगर वो ध्यान रखेगी भी तो केवल उन्हीं लोगों का जो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए इन्होंने, ठीक है, बस उनके लिए बेयर मिनिमम दिया जाएगा, ठीक है. बाकी वो सब अब ख़त्म हो रहा है. वो फ्री लंचेस, वो मनमोहन सिंह ने बोला देयर आर नो फ्री लंचेस, सो फ्री लंचेस आर गोइंग टू बी ऑफ. सी, एक तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से आएगा पैसा, जो भी उसका टोल वो ले रहा है, राइट. सेकेंडली व्हाट दे आर प्लानिंग, दे आर आस्किंग फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, डेट फंडिंग. Debt funding means bonds.
Are you getting my point? When I was telling you about this bonds in this municipal bonds, मैंने समझाया था कैसे वो काम कर रहा है, right? क्योंकि they are already having the infrastructure. Even if you, I don't know whether you can recall or not, in 2000, if I'm not wrong, around 13, 14, prior to the even 12, 13, 14, something around that, the government came up with infrastructure bonds like REC bonds. They asked the companies, because REC is this rural electrification company, right? They need money. So what the government did, the government asked them to raise money from through the market, right? And what government did, government exempted. See, government can make anything attractive, right? So what the government did, they exempted that investment from income tax, right? Why people are going for NPS, National Pension Scheme, पता है ना आपको? Because the government is providing exemptions, extra exemption, those who are investing. That's why there is increase of more than 30% this time in the number of subscribers. Economic survey बोल रहा है इस चीज़ को, right? So the government can come with innovative ideas, and the best is you can come up with the idea of debt funding bonds, and तो वहाँ से उसको funding मिल जाएगा. So this is how this infrastructure investment trust will work, right? And what they will do, they will keep purchasing other projects जो completed projects हैं. The idea is to monetize. हमने बोला था ना उसने debt monetization pipeline जो बनाया है, ठीक है? तो उसमें आइडिया ये है, you have to monetize your completed assets, ठीक है? अपना कुछ भी नहीं रखना, उसके पास में पैसा, NHAI के पास पैसा आ जाएगा, then they will start executing another project. जब वो कंप्लीट होगा फिर इसको दे देंगे. So it will. Why they are purchasing? नहीं, told me. Why the government is creating this trust? This is the question. I have already told you, government is in need of money. That's it. भाई आप देखो ना, यहाँ पे सरकार का क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा. NHAI, which is the wing of the government, which is the arm of the government, उसे तो पैसा मिल रहा है ना. That's it. पैसा कहाँ से आ रहा है? लोगों के पास से आ रहा है. वही सरकार चाह रही है, लोग पैसा निकालें. These people, the government is selling its assets. That's it. जब हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कर रहे थे तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि वी विल एसेट मोनेटाइज, वी विल मोनेटाइज द एसेट्स. एक तो स्ट्रेटेजिक, देखिए कीप टू थिंग्स डिफरेंट. वन इज स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट. स्ट्रेटेजिक and third is asset monetization. Right? ध्यान रखिएगा whenever you are talking about the income of the government. देखिए सिंपल सी बातें हैं, ब्रॉडर वे में आप देखिए इनकम क्या है सरकार की. मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था, टैक्सेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. दूसरा है आपका या आपका डिसइन्वेस्टमेंट. इसके अलावा सारी बोरोइंग्स हैं, ध्यान रखिए आप. 3 इनकम है सरकार की केवल, इसके अलावा कोई इनकम नहीं है. तो इसमें क्लियर रहे, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है. इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, आपका सारा समझ में आ जाएगा गेम, राइट. एंड दिस आपका हालांकि इनडायरेक्ट अभी GST बढ़ा है, बढ़ना स्टार्ट हुआ है कंपैरेटिवली, एंड ये अभी नहीं बढ़ा है, ठीक है. यहाँ आपका लिमिटेड है, ठीक है. ये भी आपका कहीं ना कहीं इस बार तो गड़बड़ था, ठीक है. ये आपको घटाना है, ये आपको घटाना है. तो आपके पास 2 ही चीज़ बचती है सरकार के पास. ये कंस्टेंट है यहाँ पे. आप ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई मैं 30% नहीं, मेरे को 50% आप इनकम टैक्स दो, ठीक है, विद्रोह हो जाएगा, राइट. इसका मतलब क्या बचता है सरकार के पास में? सिचुएशन देखिए आप, सरकार के पास यही बचता है, राइट. बिकॉज सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है, इट इज हैव क्रॉस 10%, जबकि इसको रखना था 3. एस्केप क्लॉज के बाद भी 3.5. अगर इसमें आप ऑफ बजट में ला लें
तो ये और डिजास्टर्स सिचुएशन है, राइट। तो सारी चीज़ बड़ी सिस्टमेटिक है, बस चीज़ें क्या है, आपको चीज़ें एक पर्सपेक्टिव में रखनी है। पता है क्या कि मैंने बताया चीज़ें अगर आपके ना एक बिगर पर्सपेक्टिव में आ गई, फिर छोटी छोटी चीज़ें आप ना ईजी होता है उसको रखना। तो जब भी आप पूरा सरकार को समझने की जब कोशिश करेंगे, सरकार के आगे केवल 3 चीज़ें चल रही हैं, ये कमाई है सरकार की, और वो सारे खर्चे हो रहे हैं। 18 लाख करोड़ जो उसने लिया है ना, वो जो डेट लिया है, वो सारा लगभग 12-14 लाख करोड़ रुपए उसका ये सब बेकार की चीज़ों में जा रहा है। सैलरी दे रहा है, पेंशन दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है। 2.5 से 3 लाख करोड़ केवल उसका कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है। तभी तो सरकार ये बोल रही है कि मेरे को ये सारी चीज़ें हटानी है। अब आप सोचो 18 लाख करोड़ आपने लिया, उसमें से आपने 15 लाख करोड़ उसमें इसमें दे दिया, पेंशन और सैलरीज में दे दिया। तो इसलिए सरकार कह रही है कि मेरे को ये सारी लायबिलिटीज अपनी हटानी है। तो ऐसे ही नहीं डिसइन्वेस्टमेंट ये सब कर रही है, बेच रही है। दिस इज द रीज़न, क्योंकि अगर आपने ये और बढ़ाया, चलिए अभी तो ठीक है, इट्स पैंडेमिक अक्रॉस वर्ल्ड वाइड, एवरीबॉडी नोज दैट इट्स पैंडेमिक, बट व्हाट वाज द कंडीशन प्रायर टू दिस पैंडेमिक? आप तो तब भी 4 के आसपास ग्रो कर रहे थे। पैंडेमिक से पहले यू आर ग्रोइंग एट 4, राइट? So after this and after that things have not improved, right? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने और बोरिंग बढ़ाई तो वो तो आपको जंक में डाल देगा। द मोमेंट यू आर इन द जंक, यानी कि आपका जो बोरिंग है वो और कॉस्टली हो जाएगी, आपका इन्वेस्टर नहीं आएगा। आपके यहाँ जो फॉरेक्स दिख रहा है ना, वो $600 बिलियन पहुंचने वाला, वो भी घट के कम रह जाएगा। सो दीज आर द इशूज़। सो आपको सारी चीज़ों को ना अब क्योंकि अब आपके पास ना कंटेंट स्टार्ट हो गया है आना, अब उसको आप एक पर्सपेक्टिव में रखना है केवल, देन इट विल बी ईजियर। आप अपने फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, ये ऐसे रखना है अपने तरीके से, ठीक है, एंड देन उसमें इन चीज़ों को आप डालते जाएंगे, फिर उसको आप कहीं एक्सप्लेन करिए समझ के, दिस इज़ हाउ यू कैन डू दिस। और फिर जैसे जैसे गवर्नमेंट की चीज़ें आएंगी, इकोनॉमिक सर्वे, अगले इकोनॉमिक सर्वे में शायद कुछ और हो, उसको बस आपको बस डालना है। नहीं तो आप ये ना पजल्ड होते रहेंगे, इसको एक बार पढ़ेंगे फिर अगली चीज़ को, वो सारी मिक्स नहीं करना है, एक बस सिस्टमैटिकली करना है, राइट? सो हाँ, तो मैं कह रहा था कि डिसइन्वेस्टमेंट इज बेसिकली दे आर जस्ट सेलिंग देयर स्टेक्स, ठीक है? तो disinvestment will be taking place of those company, might be a possibility that company A, for example, they are saying that we will keep PGCIL, पता है ना, 4 इन्होंने स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो आइडेंटिफाई किया है इन द बजट, राइट? एंड दे आर सेइंग दैट वी विल बी हैविंग 1 to 4 कंपनी इन द स्ट्रेटेजिक सेक्टर, राइट? सो व्हाट दे विल बी डूइंग, that they can, for example, if the stack of government in any company like in PGCIL is 70%, for example, assuming, so they can still disinvestment up to 50%, right? So disinvestment of the normal public sector, strategic public sector, right? But strategic disinvestment means non-strategic public sectors will be sold, will be privatized, ठीक है? ये चीज क्लियर? एसेट मोनेटाइजेशन, व्हाट दे आर सेइंग दैट जो इन्होंने बेच दिया वो तो बेच ही दिया, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। 2 तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज सिक कंपनी, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दैट कंपनी, राइट? सो और देयर आर जो स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं, उनके कुछ ऐसे, फॉर एग्जांपल BSNL, राइट, एयर इंडिया। अगर आप BSNL का, मैंने आपको पहले ही बताया था, इफ़ यू सी द एसेट्स ऑफ द BSNL इन सिटीज, यू विल फाइंड दे आर हैविंग बिल्डिंग्स इन पॉश एरियाज, राइट? सो व्हाट दे आर सेइंग, वी विल बी सेलिंग द एसेट्स ऑफ दीज कंपनीज, ठीक है? दिस कंपनी कैन बी सिक, जिसको कोई खरीदने वाला नहीं है, तो माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि उनका एसेट ही इतना है कि गवर्नमेंट सोच भी नहीं सकती, उसका लैंड का कॉस्ट इतना हो गया हो आजकल, जबकि उसे नॉर्मल कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो दे आर सेइंग हम उसको डिवाइड कर करके बेचेंगे, राइट? एसेट नहीं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इज टेकिंग केयर ऑफ इट, राइट? सो आपको ये ध्यान रखना है, 3-4 चीजें ही बेच रही है सरकार, बस पैसा कहाँ से आ रहा है, उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो
सरकार के पास वो डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन, बस यहाँ से पैसा आ रहा है, बाकी सब तो बोरिंग है। फिर टैक्स है, वो तो नॉर्मल चीज़ है। तो आपको इस पर फोकस करना है, केवल डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजिक और एसेट मोनेटाइजेशन, 3 चीज़, ठीक है। और वही सरकार के हाथ में है, और कुछ भी नहीं है सरकार के हाथ में इस वक्त। सरकार मतलब ऐसे ही नहीं, सरकार मतलब इतना वो झेल रही है कि, और वो इसलिए चाह रही थी कि जैसे ही आप दूसरा सब्सिडी आपको घटाना है, अभी जो हम पढ़ेंगे आगे, जो फार्म इशू चल रहा है ना, इट्स ऑल अबाउट सब्सिडी। सरकार जहाँ भी इस वक्त जो चल रहा है ना, वो चाह रही है उसका खर्चा घटे और उसकी कमाई हो। गेम सारा यहाँ चल रहा है इकोनॉमी में, राइट। सो दिस इज हाउ इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वर्क्स एंड रियल एस्टेट ट्रस्ट वर्क्स, राइट। रियल एस्टेट में क्या है? Privatization, can anybody explain what is the difference between privatization and disinvestment? Investment is you own the company till 51%. I mean, if you have 80% stake, you're getting it till 51% or more, and you still have the ownership of the company. Privatization is you're going below 49%. Exactly. See, privatization is actually मैंने आपको एक चीज़ बताई, आप इससे समझिए, whenever any individual is having stake more than 50%, 50 और 51, मोर देन 50, राइट। 50 से ज़्यादा जिसका स्टेक रहेगा, ही इज़ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ये समझिए आप, वाई ही इज स्ट्रेटेजिक? ही इज स्ट्रेटेजिक इन द सेंस दैट ही इज हैविंग एन इन्फ्लुएंस इन द मैनेजमेंट, ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय हिज कंकरेंस। सिंपल सी बात है भाई, 50% से ज़्यादा किसी का है तो रोल उसका ही डिसीजन रहेगा, तो ही इज़ ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। सो डेफिनेशन से आइए आप, द मोमेंट योर परसेंटेज goes below 50%, that means you are no more strategic partner. So when you are coming below 50%, you are not remaining strategic partner, and then that means you are becoming private. क्योंकि पब्लिक सेक्टर के केस में क्या है कि सरकार का स्टेक 50 से ऊपर है तो सरकार मालिक है, तो जैसे ही 50 से नीचे आया तो इसका मतलब सरकार मालिक नहीं रही, तो कौन मालिक हुआ? पर प्राइवेट। डिसइन्वेस्टमेंट इज आप कुछ भी करते रहिए लेकिन 50 से नीचे मत आइए, ठीक है। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कैन टेक प्लेस आइदर डाइल्यूटिंग योर शेयर होल्डिंग, ठीक है। आप मार्केट में गए, आपने किया कि मैं तो 40 पे आ रहा हूँ, मैंने सारा शेयर अपना निकाल दिया, 40 पे आ गया मैं, राइट। और आउटराइट सेलिंग, जैसे भी बीपीसीएल का क्या है, आउटराइट सेल है। सर, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट लीड टू प्राइवेटाइजेशन। यस, उस देखिए उसमें भी 2 तरीका है। एक तरीका ये है, जैसे भी बीपीसीएल का क्या बोल रहे हैं, आउटराइट सेल, ये बीपीसीएल है, आप इसको खरीद लीजिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है, यू आर गोइंग इन द मार्केट, सेंसेक्स, वो सॉरी ये स्टॉक एक्सचेंज, एंड यू आर रिड्यूसिंग योर स्टैक बिलो 49, ये भी एक तरीका हो सकता है। दैट इज अगेन प्राइवेटाइजेशन, स्ट्रैटेजिक सेल। क्योंकि आप जहां अभी जो डेफिनेशन एज ऑफ नाउ, मैंने उस दिन भी बताया था कि इट इज सब्जेक्टेड टू रिवीजन, वो प्रोबेबिलिटी है रिवीजन का, ठीक है। वो कुछ 26 का उनका कुछ चल रहा है कि अगर इफ़ वी आर हैविंग 26%, स्टिल वी विल बी कॉल्ड ए स्ट्रैटेजिक पार्टनर, कुछ चल रहा है इनका भी, ठीक है। बट अब इन्होंने रिवाइज कर दिया तो सारा पता नहीं वेदर दे विल गो फॉर दैट और नॉट, बट ऐसा कुछ था इनका, राइट। तो द मोमेंट यू आर गोइंग बियॉन्ड 50%, तो डेफिनेशन क्या कह रही है मेरी, दैट यू आर नो मोर स्ट्रैटेजिक पार्टनर, ठीक है। सो दिस इज हाउ द डिफरेंस बिटवीन डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। So in the first example of Mumbai Pune Highway, you're selling it to the trust, right? Yes. Why would the trust be interested in buying it? I mean, is it not the toll? Why the investment? See, investment trust का वो उसका जो investment trust is being created for that purpose only. Right, but mutual funds are by people. People invest in mutual funds, and these mutual funds invest in the trust, and this trust buys things. हाँ. So why would I, as a Okay, why should I be interested in that mutual fund which invests in the trust? Okay. See, the idea is that trust will be having infrastructure. आप क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्यों आप कहीं पे क्यों इन्वेस्ट करते हैं? यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग बिकॉज द कंपनी है तो सही कम से कम, राइट। इट इज़ ऑल अबाउट द प्रॉफिट्स। उसके पास में वो एसेट होगा ना उसका, यू आर इन्वेस्टिंग। How would they get the profits? Is it not the toll? हाँ, तो टोल से ही तो प्रॉफिट आएगा उसका। I was telling it and you said it's not tolls.
नहीं 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 नहीं, लिसन, मैंने ये कहा था उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, दैट इज इट्स इनकम, राइट, दैट इनकम इज द बेसिस फॉर द पीपल टू इन्वेस्ट। तो उसके पास जो पैसा आएगा ना, वो टोल के साथ साथ ना, टोल विल बी अट्रैक्टिंग द पीपल, बट द मेजर चंक इज कमिंग फ्रॉम द पीपल थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड बॉन्ड्स। अब लोग क्यों करेंगे, मैंने बताया ना कि सरकार आपको बोलेगी कि आप 100 रुपया लगाइए, आपको 30 रुपया वहीं फायदा हो गया। दिस इज द मोटिवेशन फॉर द पीपल, तो पीपल विल बी इन्वेस्टिंग इन दीज बॉन्ड्स, राइट। यार देखो सिंपल सी बात है, ये जो इन्वेस्टमेंट का फंडा है ना, फॉर एग्जांपल रिलायंस, जो अभी ये दे आर कमिंग अप विद रिलायंस, जो जियो का इनका है, मार्केट में कहीं नहीं है अभी वो, ठीक है, डिस्पाइट दैट दे हैव सोल्ड, उनका 10% भी इतने में बिका है कि उनका इतना एसेट भी नहीं है। बिग बाजार का मतलब चारों तरफ आपको दिखेगा, फिर भी वो शेयर 450 से 45 पे आ गया है। और रिलायंस रिटेल अभी कहीं कुछ नहीं है, जितना इसमें बाजार में जितना इन्वेस्टमेंट जितना है ना, उसका एसेट आज की डेट में मार्केट कैपिटल, उससे कहीं ज़्यादा रिलायंस रिटेल ने पैसा उठा लिया है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और जबकि वो कहीं मतलब इतना एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है, लेकिन सब्सटेंशियली तो बिग बाजार के सामने कहाँ है रिलायंस रिटेल, राइट। सो दीज आर, बट एटलीस्ट दिस इज, एक तो सबसे बड़ी बात देखिए, जहाँ सरकार खड़ी हो जाती है ना, ठीक है, वहाँ सोवरेन, सरकार इज सोवरेन, तो लोगों का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली होना ही होना है। दूसरा, दे समथिंग कुछ है तो सही ना, ऐसा तो नहीं कुछ है ही नहीं, राइट, एंड इट विल गो ऑन एंड ऑन, ठीक है। फिर माइट बी ए प्रोबेबिलिटी, जब ये ट्रस्ट वगैरह बनाएंगे तो उसमें जो एक टाइम बाउंड है कि भाई इतने टाइम में ख़त्म हो जाएगा वो टोल लेना, शायद वो फिर कंटिन्यूस चलती रही थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ट्रस्ट पे इन्वेस्ट क्यों करेगा कोई। सपोज करिए इफ़ यू हैव परचेज बॉन्ड फॉर 20 ईयर्स, तो हाँ, इट माइट बी ए प्रोबेबिलिटी कि देन अगेन दैट ट्रस्ट विल बी परचेजिंग न्यू एसेट, राइट। सो इट विल, देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें क्या है ना, सबसे बड़ा जो मैंने अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग दैट इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। अब यहाँ पे बहुत ऑप्शंस है। यूएस इकोनॉमी इज डूइंग ओनली 1 to 2%, ठीक है, वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है। वाई दीज पीपल आर कमिंग टू इंडिया, बिकॉज दे आर हैविंग ऑप्शंस हियर, वहाँ पे यहाँ पे उनको दिख रहा है। अभी सारा खाली पड़ा है भारत, 70% लोग तो अभी मार्केट में आए ही नहीं है, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क, ठीक है। तो इनका जो इनकम होगा वो होगा टोल से, लेकिन जो इनका इन्वेस्टमेंट आएगा दैट इज इनकम, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। ये कहाँ से पैसा उठाएगा, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, डेट फाइनेंसिंग से, राइट। दिस इज हाउ इट विल वर्क। देन एग्रीकल्चर कर रहे थे हम लोग, लैंड रिफॉर्म्स। अच्छा, लैंड रिफॉर्म तो आई थिंक आप बोले थे आपका हो गया है, ठीक है। मैं एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ कि वी स्टार्टेड विद जमींदारी, एंड टू डू अवे विद जमींदारी वी did away with jamindari and came up with abolition of jamindari, right? Because of that, the land was distributed amongst the superior tenants, inferior tenants, right? And the issue arises that there was a number of issues like the superior tenants again become new zamindars, right? Secondly, they used loopholes in the laws to retain the lands, like they were distributing their land to the family members. They use. I have a doubt. Like we are talking about investment trust, right? Huh. So when NHAI can itself do the same work, so what is the reason in establishing a new one? Huh. See, again मैंने वही बोला था, it will be a specialized thing. NHAI का जो बंदा है, he is supposed to construct the road. ही इज़ नॉट, मैंने बताया वाई, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में बोल रहा था, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इन्वेस्टर बैंकिंग, वाई, व्हाट इज़ द नीड ऑफ बैड बैंक, व्हाट इज़ द नीड ऑफ बैड बैंक, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको जब हम डिस्कस कर रहे थे, व्हेन द कंपनी इज कमिंग अप विद दिस IPO, राइट, देन फॉर एग्जांपल कंपनी दिस रिलायंस वांट्स टू कम अप विद एन IPO, राइट। सो वन थिंग इज के वाई दे आर हायरिंग अनदर कंपनी टू एग्जीक्यूट दैट प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग IPO इनटू द मार्केट। रिलायंस खुद आए, खुद करके चला जाए। But to streamline the things, it's good, sir. But here it's already streamlined. Like NHAI is completely dealing only with the highways. हाँ, And other, like in terms of the ports, some sector is dealing. specialization in constructing the projects. It is not having specialization in dealing with the markets. वो सेबी को नहीं जानती है NHAI। जो बंदा यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है, आप यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो उसको फिर चाहिएगा।
ये काम सीए का है ना। आप इतना एक्सपर्ट होते हुए आप क्यों यू आर हायरिंग अ सीए? भाई यू आर हायरिंग अ सीए, इनकम टैक्स आपको नहीं पता? आप इतना पढ़े लिखे लोग हैं तो इनकम टैक्स क्या है? एवरीबडी कैन फाइल वो इनकम टैक्स रिटर्न, बट स्टिल पीपल आर हायरिंग सीए। नॉर्मल आदमी भी आजकल क्या, जिसका इनकम 20 लाख से ऊपर बन रहा है, वो क्या करता है, सीए को हायर करता है, वो उसको 2,500 रुपये देता है। क्यों दे रहा है वो 2,500 रुपये? वो बंदा बोलेगा भाई ठीक है मैं अपने आप कर दूंगा, बट स्टिल ही इज डूइंग ना, बिकॉज ही स्पेशलाइज। वो कुछ नहीं करता है, वो कॉपी पेस्ट करता है, फॉर्म 16 से उठाया उसने, वो वहाँ आ गया डेटा, वो वहाँ से उसने आगे भेज दिया। क्या कर रहा है वो? इवन माइट बी ए पॉसिबिलिटी दैट यू माइट बी नोइंग बेटर देन हिम, क्योंकि आजकल वो गूगल बाबा सबको मतलब इतना नॉलेज दे देता है, ठीक है। तो बट स्टिल यू आर, क्योंकि सीए की डिग्री उसने क्यों ली है यार? देखो सिंपल सी बात है, बुखार आता है आपको, सबको पता है पैरासीटामोल खाना है, ठीक है। और इन अ कंट्री लाइक, आई डोंट नो अबाउट हियर, बट इन आर रीजन, ठीक है, जितना ज़्यादा बीमार लोग नहीं होते उससे ज़्यादा डॉक्टर्स होते हैं। और हमारे इन आर साइड पीपल कॉल राय साहब, राइट। सो एडवाइस इज़ फ्रीली अवेलेबल, राइट। बट यू आर गोइंग टू द डॉक्टर, आपको पता है मेरे को सिंपल बुखार है, पीसीएम ही, डॉक्टर भी पीसीएम लिखेगा, बट स्टिल यू आर गोइंग टू द डॉक्टर। यार उसने डिग्री ली है, राइट। सो वो तो खैर मैंने एक सिंपल समझाने के लिए आपको बोला, बट दैट इज़ वेरी एक्सपर्टीज फील्ड, इट रिक्वायर्स स्पेशलाइजेशन। क्योंकि उसमें होता क्या है ना, व्हेन यू आर गोइंग, उसमें ना एन नंबर ऑफ क्लॉजेज होंगी, उसको कहाँ से कैसे करना है। अब वो जो बंदा कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है वो सेबी में जाएगा, वो मिनिस्ट्री में जाएगा, 50 उससे क्लियरेंसेज होते हैं, ठीक है, वो उसका काम नहीं है, ठीक है। इट्स द स्पेशलाइज वर्क, एंड दैट्स वाई कंपनीज आर कमिंग टॉकिंग टू द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कि भाई ठीक है आईपीओ लेके आओ। कुछ नहीं करता इन्वेस्टमेंट बैंकर, सारा काम कंपनी का है। बस वो क्या करेगा, सेबी में फाइलिंग करेगा, बस उसको बताया कि भाई मर्जर्स कर रहे हो, एक्विजिशन कर, या वो डिसीजन तो अल्टीमेटली कंपनी नहीं लेना है। तुम आगे क्या करेगा, रिलायंस को कार्बी वाला बताएगा कि क्या करना है तुम्हें, ठीक है ना, क्योंकि उसके बिजनेस के बारे में उसे ज़्यादा पता है। बट हाँ उसको बोलते हैं कि भाई वो सारे डिसीजंस वो इन्वेस्टमेंट बैंकर उसको बोल रहा है लेने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, कुछ डिसीजंस वो हो सकता है उसके फ़ायदेमंद हो, क्योंकि वो मार्केट को देख रहा है, उसको शेयर्स की कहानी पता है। क्योंकि हम देखो, हम जिस चीज़ से देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज पीपल लाइक राकेश झुंझुनवाला एंड ऑल दीज पीपल, राइट। यार अब इफ़ आई से दैट हमने कहा कि हमने पूरा शेयर मार्केट पढ़ लिया, बट ही इज़ हैविंग एक्सपर्टीज इन दैट। इफ़ अ पर्सन इज गोइंग टू सेलेक्ट एनीबडी फॉर दैट मार्केट इंटेलिजेंस, तो वो किसे सेलेक्ट करेगा? यूपीएससी वाले को करेगा या उसको करेगा? नेचुरल सी बात है। तो दैट्स वाई दीज आर हैविंग, मतलब दे आर कमिंग अप विद ट्रस्ट, राइट। और फिर दूसरी बात है, एवरीबडी नोज दैट NHAI इज इनटू दिस। या तो एक तरीका ये है कि NHAI इज कमिंग अप विद एनी प्रोजेक्ट, देन दे कैन डू डेट फाइनेंसिंग, राइट। जैसे मैंने कहा REC ने किया था, ठीक है, पास्ट में REC ने किया, लेकिन फिर वही बात आई ना कि वो नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, फिर वो कह रहे हैं कि उसको हम एक अलग स्पेशल ब्रांच ही बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग ही रहेगा। सो दिस इज द आइडिया, इज अ न्यू आइडिया, सो दैट दे कैन हैव मनी, सिंपल। एग्रीकल्चर में हमने लैंड रिफॉर्म की बात, तो एबोलिशन ऑफ जमींदारी हुआ, ठीक है। उसके बाद में दे रियलाइज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ एबोलिशन ऑफ जमींदारी, दैट्स वाई दे कम अप विद Sealing Act, right? And in Sealing again, and after the Sealing they came up with the concept of the tenancy reforms, right? तो वो भी मैंने डिस्कस कर लिया था। आफ्टर दैट जब ये सारा कुछ हो गया, तो जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो आपका इन्होंने स्टार्ट किया कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड, राइट। तो अब जो आफ्टर इन द 20th सेंचुरी, देखिए अब यहाँ पे एक इन सब चीज़ों के अलावा एक थोड़ी सी डिबेट है, आपको ये समझनी पड़ेगी। डिबेट इन द सेंस एक द चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर विद रेफरेंस टू द लैंड। देखिए पहले क्या हो रहा था, जो लैंड रिफॉर्म्स थे देवर अराउंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी, राइट, टेनेंसी एंड दिस आपका कंसोलिडेशन। अभी क्या है, अब चीजें थोड़ी सी उलट हैं। नाउ द लैंड रिफॉर्म्स इज अबाउट लैंड एक्विजिशन, right? Nobody is talking about right now consolidation, tenancy, abolition, जमींदारी. Nobody is talking about that, right? Sealing के बारे में कोई अब बात नहीं कर रहा है. Now everybody talk to the farmer. He'll be talking to you about land acquisition. He is only concerned about the issue of the land acquisition, right? यानी आपकी प्रॉपर्टी को सरकार अब लेना चाह रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इशू. दैट मीन्स नाउ द डिबेट इज बिटवीन डेवलपमेंट
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ, एग्रीकल्चर वर्सेस ग्रोथ, और एग्रीकल्चर ग्रोथ वर्सेस दिस जनरल ग्रोथ. नाउ दिस इज द डिबेट, राइट. दिस इज अ न्यू पर्सपेक्टिव. तो इसमें अभी क्या है कि जितना भी आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात आप करेंगे, तो फॉर एग्जांपल इफ़ डबल क्रॉपिंग लैंड, डबल क्रॉपिंग बोले तो साल में जिसमें 2 बार खेती हो रही है, दैट इज सपोज टू बी द फर्टाइल लैंड विच इज़ अराउंड योर दीज बेसिन्स, रिवर बेसिन्स. हाँ, तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा यहाँ जितना भी लैंड इस तरीके का होगा, जितना भी कोस्टल एरियाज़ में है. तो नाउ what is happening that you are acquiring the land for construction of anything. तो अब उसमें डिबेट ये आता है कि यस ग्रोथ इज़ नेसेसरी, राइट, बट एट व्हाट कॉस्ट. अगेन वही वाली चीज़ें हैं. तो इसमें इनके जो इसमें बड़ा इनोवेटिव आइडिया ना, इसका गुजरात का बताते हैं. दे आर हैविंग दिस लैंड पूल, ठीक है, लैंड पूल ऑफ ऑल द लैंड. और उसमें वो क्या करते हैं कि दे हैव आइडेंटिफाइड द लैंड्स बेस्ड अपॉन देयर फर्टिलिटी. ठीक है, तो एक आइडिया ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल द रीसेंट डिबेट वीज़ा विद दिस टॉपिक इज़ विद रेफरेंस टू दिस यमुना एक्सप्रेस वे. एक्चुअली यमुना एक्सप्रेस वे जो अभी एयरपोर्ट आ रहा है, तो दैट इज़ बेसिकली इन द बोथ साइड द एरिया इज़ द बेसिन ऑफ द यमुना, राइट, एंड इट इज़ वेरी फर्टाइल. डबल क्रॉपिंग इट्स एरिया एंड इट इज़ वेरी फर्टाइल. तो उसमें क्या है कि यू आर कमिंग अप विद, वो पूरा ना एक्वायर हो रखा है ऑलमोस्ट, एंड इट इज़ यू आर कमिंग अप विद इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोज एरियाज, राइट. तो दिस, डोंट यू थिंक दैट दिस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस is necessary for the people in the coming futures, in the coming generations, and you are coming up with these infrastructure projects. So one best way is, मतलब even you can, कभी इस तरह की कोई क्वेश्चन आता है तो बेस्ट आइडिया इज टू हैव अ लैंड पूल. ठीक है, आप उसमें गुजरात का एग्जांपल दे सकते हैं. और फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ फैक्ट्री, राइट, देन व्हाई कांट यू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन एनी इनफर्टाइल रीजन. ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मेरे को हैदराबाद के पास में ही भैया फैक्ट्री लगानी है. ठीक है, और उससे तो अच्छा ये भी होगा, दूसरा इसका एक डायमेंशन ये भी होगा कि इफ़ यू आर गोइंग टू द रीजन विच इज़ अनडेवलप्ड, देन इट विल गिव राइज टू बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, राइट. इट विल गिव राइज टू बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, सॉरी कंट्री, राइट. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कैरी आउट दिस डिबेट इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज. क्योंकि आपको देखिए, जो यू कैन नॉट आउटराइटली से कि नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं आना है, राइट, दैट मीन्स यू आर अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रोथ. सरकार तो कह रही है ना कि ये सारी चीज़ें आनी है, ठीक है, और आनी भी चाहिए. बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट लाइवलीहुड, इफ़ यू टॉक अबाउट दैट, फॉर एग्जाम्पल वी डिस्कस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द केदारनाथ अभी रिसेंट ग्लेशियल एवलांच. So the chief minister I discussed that chief minister had written to the PMO that no, these projects are necessary for this reason, for the growth purposes. Yes, that's necessary, because if there is no means of livelihood, how people over there will be living? That means they are necessary. But necessity is there, but it is subjected to certain restrictions. Are you getting my point? तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको ना एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ये ध्यान रखिएगा. इसमें आप इवन ये ना क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में बहुत पूछे आते हैं इस टाइप के कि मतलब व्हाट इज़ योर ओपिनियन, ये हो गया तो क्या होना चाहिए, वहाँ तो फ्लड्स आ गए हैं, हर साल ये हो रहा है. तो आपने अगर तुरंत ये कहा कि नहीं 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 वो तो बिल्कुल उसको वहाँ से ख़त्म कर देना चाहिए इस टाइप का, देन दे विल से व्हाट विल द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. तब आप क्या कहेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, वो कहाँ से खाएंगे, राइट. सो योर अप्रोच शुड बी बैलेंस्ड, राइट, इन द सेंस दैट कि जो आपने, तब आपका वो सीन आएगी, वो चीज़ें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, राइट. अब जैसे इस वाले केस में तो यू कैन डायरेक्ट क्लियरली से दैट सुप्रीम कोर्ट लेड कमेटी हैज़ वार्नड इन द पास्ट. बहुत क्लियर है उसमें, तो उसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है, राइट. सो वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, एक तो ना आपका योर अप्रोच शुड बी बैलेंस्ड. इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द आंसर्स ऑल्सो. मैंने आपको पहले ही बताया, डोंट बी जजमेंटल इन वाइल राइटिंग द आंसर्स. यस और नो नहीं है, नथिंग इज इन ब्लैक एंड वाइट, एवरीथिंग इज इन ग्रे, राइट. डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट, स्पेशली इन यूपीएससी. यार देखो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको तो 2G वाला बताया था.
दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए व्हेन सी द कोर्ट डिबेट्स, राइट, अगर कोर्ट में आप देखिए होता क्या ना, कोई इशू को लेके फाइट होती है, तो एक तरफ फॉर एग्जांपल इफ वन केस इज बीइंग फॉट बाय फॉर दी देन राम जेठमलानी, ठीक है, दूसरा केस वहीं समझिए प्रशांत भूषण लड़ रहे हैं उसी के अगेंस्ट, दोनों ही लर्नेड हैं, दोनों के ही आर्ग्यूमेंट्स वैलिड हैं, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि मिस्टर एक्स सही है मिस्टर वाई, ये जज भी तय बहुत बाद में कर पाता है, समझ रहे हैं बात को, दोनों ही सही होते हैं अपने अपने वकील उसको पक्ष को लेके। सो हाउ यू कैन, और यू आर नॉट अ वकील, यू हैव जस्ट टू पुट द थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। आपसे यूपीएससी ये नहीं कह रही है कि आप ये पक्ष लो वो पक्ष लो, आप वो पक्ष लो जो यूपीएससी पूछ रही है, ज़्यादा इसलिए क्रिटिकल मत होइए। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट डोंट बी मोर क्रिटिकल until and unless it is being asked, right? Be must थोड़ा diplomatic रहिए while writing the answers, right? Could you explain more about Gujarat model? See, Gujarat model is saying that मैंने कहा ना ये लैंड पूल हो गया, हालांकि इसका ना क्रिटिसिजम्स हैं इसमें, जैसे क्या है कि इन्होंने इसको बोला है कि जो लैंड है वो मोस्टली ट्राइबल एरियाज़ की हैं, ठीक है, जो इनका कौन सा सौराष्ट्र है ना, तो वहाँ पे इन्होंने ज़बरदस्ती हत्या ली हैं ज़मीनें हैं, ठीक है, और वो ज़मीनें जैसे इसका सबसे एक और मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ नैनो, जब नैनो वेस्ट बंगाल, ध्यान है नैनो टाटाज वाला, तो वेस्ट बंगाल ने जब इनको मना कर दिया नैनो को, तो दीज पीपल वर अप्रोच्ड बाय गुजरात एंड इट इज़ बीइंग सेड विद इन अ वीक द लैंड वाज हैंडेड ओवर टू दीज पीपल, मतलब वो तो बोलते एक रात में ही कर दिया था, ठीक है, उन्होंने उनको अप्रोच किया, तुरंत उन्होंने बोला द अर्ली मॉर्निंग दे वर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द लैंड। तो उसमें क्या था कि दे आर हैविंग लैंड पूल एंड दे हैव आइडेंटिफाइड दिस लैंड पूल ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल ही रॉक लैंड है, तो इसको तो आपका कोई यूज़ नहीं है, इसका थोड़ा बहुत यूज़ है, अगर ये डबल क्रॉपिंग लैंड है तो इसको बोलते हैं कि इसको हम सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में रखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इफ़ दे आर प्लानिंग, इफ़ एनी कंपनी इज कमिंग इनटू द स्टेट, सो व्हाट दे विल आस्क कंपनी टू सेट अप हियर, फिर उसको बोलेंगे भाई उसके बाद फिर यहाँ आ जाओ, ठीक है, उसको वो लीस्ट प्रायोरिटी पे, इसको हम देंगे ही नहीं, तब तक मेरा ये नहीं भर जाएगा, ऑलरेडी वी आर हैविंग दिस लैंड, सो वाई वी आर गोइंग फॉर, व्हाट इज द नीड ऑफ गोइंग फॉर दैट लैंड। तो उसके लिए क्या है, आपके पास में पहले कुछ डेटा तो होना चाहिए, राइट। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हैविंग समथिंग सर्वे, देयर इज एटलस एक प्रोग्राम है, कभी आप वो इंडिया 2000, अब ये इंडिया वो आती है बुक जो मिनिस्ट्री ईयर बुक आती है वो मिनिस्ट्री वाली पब्लिकेशन ब्रॉडकास्टिंग आती है वो बुक ना, हाँ, तो उसमें वो ना वो एटलस करके एक स्कीम चलाई हुई है ना, तो वो उसमें पूरा अर्थ का वो जो पूरा अपना लैंड का GIS के माध्यम से और ये रिमोट सेंसिंग के उससे उसकी, हाँ, स्वामित्व क्या है उसमें, like using the same satellite technology, they will be identifying everything within the villages, like agricultural lands, the wells, The owner will all give the properties will be part. identified individually and they will put onto the map. हाँ, Yeah. so they are doing this, they are coming up with this idea that they will be having land pools, और उसमें क्या है डिसीजन मेकिंग में ईजी होता है, आपको जैसा चाहिए वो आप तुरंत उसको अवेलेबल करा देंगे। सो दिस इज़ हाउ दिस मॉडल वर्क्स, राइट। तो इससे क्या है, इट इज़ प्रो इंडस्ट्री। दूसरा क्या है, इसकी जो ज़मीन बेकार पड़ी थी उसको भी पैसा मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ये एक तो आपका एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म हुआ, ठीक है। दूसरा ये तो यहाँ पे ऑलरेडी पैसे वाले लोग हैं, इशू तो यहाँ का है ना बैलेंस। इवन जब मैं ड्राई फार्मिंग कराऊंगा तो उसमें यही कॉन्सेप्ट आएगा। तो वो रीज़न तो ऑलरेडी इतना पीछे है कि आप उसको फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं। But in that areas where we are saying which is not developed, actually the resources are not present. That is the reason why they are not developed. That's what we want to say, that you have to develop those regions. But without resources, even how can a company go and invest this? आपको पता है when these in hilly areas, initially these hilly areas was given SEZ, the concept of the SEZ, right? What was happening in the SEZs? जो आप बोल रहे हैं हुआ वही, तो SEZ को डेवलप करने का पर्पज़ यही था अनडेवलप्ड एरियाज़ में कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तब जब कैसे डेवलप करोगे आप इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग जाएंगे तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। हिली एरियाज़ में भाई, हिली एरियाज़ वर गिवन दिस एक टर्म है इनकम टैक्स हॉलीडे। If you are coming up with these IT sector companies or these pharmaceutical companies in this areas, hilly areas, you were being provided with income tax holidays for 20 years, 30 years, because
कुछ तो मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए। पता है सरकार को कि यहाँ पे नहीं है कुछ चीज़ें, आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा तभी तो आप जाओगे वहाँ पे, नहीं तो एवरीबडी इज़ फ्लॉकिंग टुवर्ड्स दिल्ली। वहाँ पे सारी तो यही तो सरकार को करना है, यही तो सरकार का काम है, पॉलिसी यही तो है, इसलिए तो आपको इनकम टैक्स में फ़ायदा दे रही है, राइट। सो दिस इज़ हाउ पॉलिसी वर्क्स, दिस इज़ हाउ पॉलिसी मोटिवेट्स अ पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलर रीजन। अब उसने बोला कि सेज आप डेवलप करोगे, मैं आपको एन नंबर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज दूंगा। फिर उसने बोला कि सेज आपको जो डेवलप करना है वो ऐसे एरिया में डेवलप करना है जहाँ पे कुछ नहीं हो। लेकिन दैट पॉलिसी वॉज नॉट बीइंग कैरिड आउट फर्दर। जो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो सेज, वाई सेज फेल्ड, सेज पॉलिसी डिडंट वर्क फॉर इंडिया बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेज आर सेंट्रलाइज इन दीज रीजन्स। और अगर कोई और भी है तो इनिशियली दोज वर मेंट फॉर दिस मैन्युफैक्चरिंग हब्स, बट हुआ क्या, वो 10 साल तक वहाँ कुछ नहीं हुआ, फिर फाइनली ऑल दोज लैंड्स वर कन्वर्टेड इनटू द रियल एस्टेट, सब जगह फ्लैट खड़े हो गए, ठीक है। फ्लैट नहीं तो फिर आईटी कंपनी स्टार्ट हो गई, बट द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग। भाई यही तो था सेज, सेज क्या था, यही था कि आपको एक ज्योग्राफिकल एरिया आइडेंटिफाई करना है एंड दैट ज्योग्राफिकल एरिया विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लोकल टैक्सेस बिकॉज यू हैव टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। अब आपने क्या किया कि जितना आपने, ठीक है, यू स्टार्टेड विद द अनडेवलप्ड एरियाज, लेकिन वहाँ पे कोई गया ही नहीं। अच्छा, फिर उसके समझ में आया सीजेड वाले के यार यहाँ तो ज़मीनों के रेट बढ़ गए, फिर उसने उनको रियल एस्टेट फ्लैट बना दिए। वहाँ पे फ्लैट बनाने से थोड़ी कोई हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट्स ऑल अबाउट द मोटिवेशन बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल, नथिंग एल्स। पॉलिसी, इसलिए तो पॉलिसी का यही तो रोल होता है पॉलिसी का, राइट। नाउ ये हो गया। तो अभी जो चल रहा है गवर्नमेंट कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड, तो अभी आप जितना भी देखेंगे तो पहले क्या था, एवरीथिंग व्हेन एवर यू आर गोइंग टू द गवर्नमेंट दे आर हैविंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग एग्जीक्यूटेड ऑन द पेपर। राइट नाउ यू कैन हैव लैंड डिटेल्स ऑन द कंप्यूटर इन द नेट, राइट। ये यहाँ तो काफ़ी पहले से है, ठीक है। हमारे यहाँ भी ये स्टार्ट हो गया है, कंप्यूटेशन ऑफ द लैंड, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड, इट इज़ हैपनिंग। सो दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी इज कमिंग इनटू दिस, ठीक है। तो अभी जो लैंड का जो इशू है वो चेंज हो गया है। तो आपको देखिए, अब मैंने आपको पूरा आपने उसमें पढ़ लिया, इसलिए आई एम नॉट डिस्कसिंग। अब आपको पूरा ये समझ में आ गया कि लैंड रिफॉर्म्स कैसे कैसे चले थे, अब हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस, मूविंग अहेड, लैंड रिफॉर्म्स के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर्स, राइट, वो डिस्कस करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल क्रॉपिंग पैटर्न डिस्कस करेंगे। व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न? एंड व्हाट इफेक्ट्स द क्रॉपिंग पैटर्न? क्रॉपिंग पैटर्न आइडिया है कुछ? नहीं, मिक्स क्रॉपिंग में से बोल स्पेसिफिक मोनोक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, वैसा ही। अच्छा, ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा हुआ है ना आपने? हाँ, पढ़ा हुआ है। क्रॉपिंग पैटर्न, तो what is the cropping pattern followed in the green revolution? Why it is said that the cropping pattern adopted in the green revolution becomes disastrous for the Indian agriculture? Right. Monocropping. Like previously, they were using old traditional methods, which did not indulge in the extensive use of fertilizers and hybrid varieties. But with the advent of green revolution, the extensive use of fertilizers, pesticides, and along with the hybrid variety of seeds, those are which are not so pest resistant to the pesticides and insecticides, because of which there was an extensive use of these fertilizers. So which resulted in excessive desalination of the land, and it leads to Desalination और salination? salination of land, which is resulting in desertification of land. हाँ, आपको क्लियर है इसको, मतलब ठीक है। Further cropping, change in cropping pattern. See, cropping pattern is basically the area under a particular crop at a particular point of time. Simple. Yani, for example, if you are having crop of wheat and rice in a year, right? That means the cropping pattern is wheat and rice. Right, this is cropping pattern. Yani the your land is under which crop and for which time, right? This is cropping pattern, the pattern of the crop in a year, right? This is cropping pattern, simple. So cropping pattern is dependent upon n number of factors, right?
सो अगेन कमिंग टू दैट, दो ही फैक्टर हम ब्रॉडली डिफाइन करेंगे, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल. तो टेक्निकल मीन्स it is the quality of the land, nature of the land, right, and besides this availability of funds. ठीक है, क्योंकि आपके पास जो बड़ा किसान है वो अलग तरीके का काम करेगा, छोटा किसान है अलग तरीके का काम करेगा, राइट. इंस्टीट्यूशनल में ये है कि आपका लैंड होल्डिंग का साइज़ क्या है, इट मैटर्स अ लॉट. आप अगर इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर शुगर केन क्रॉपिंग इट कैन नॉट, जो छोटा किसान है वो कहाँ से शुगर केन क्रॉपिंग करेगा, राइट. कैश क्रॉप अगर कोई करने जाएगा तो उसके लिए बड़ा लैंड होल्डिंग चाहिए. ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स एज वेल एज द टेक्निकल फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द क्रॉपिंग पैटर्न, राइट. whenever I don't think the cropping pattern question will be asked separately. अलग से एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बट सेपरेटली आई डोंट थिंक that question can be asked. But yes, this question can be asked with the concept of the green revolution, right? Because जो cropping pattern की जब भी बात होगी वो it will be along with the green revolution. So talking about green revolution has promoted monocropping, right? And because of that monocropping we are facing the n number of issues. मैं बस issues discuss कर रहा हूँ. ecological में आपका आएगा land, air, water, yes, right. तो land में आपका क्या, salinization, desertification, right, productivity, fertility, right, ये सारे issues हो गए. Talking about air, ये पता है आपको, है ना, राइस वाला वाटर पोल्यूशन. इसमें कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इसमें जो बायोमैग्निफिकेशन. नहीं, बायोमैग्निफिकेशन भी होता है, एक वो भी होता है जिसमें आपका ना इसकी एनर्जी, फर्टिलाइजर यूज करने से जो एनर्जी बढ़ जाती है वो इट इज़ गिविंग राइज टू इंक्रीज ऑफ वाटर हाइसिंथ एंड ऑल दोज थिंग्स. यूट्रोफिकेशन. मेरे को लगा इकोनॉमी कमजोर है आपकी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स ठीक हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, राइट. उसके बाद फिर आपका सोशल इम्पैक्ट, राइट. इंट्रा रीजनल, इंटर रीजनल, क्लास divide. Intra-regional means within the region, right? That means within the village you are creating the class, right? गरीब अमीर जिसके पास में पैसा था, he is taking the benefit of green revolution, right? Inter यानी there are only 4 states, specifically 4 states which have taken the benefit of this green revolution. पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्टर्न यूपी एंड आपका आंध्रा, राइट, राइस, राइट. तो इसका मतलब इंटर रीजनल गैप्स, ठीक है. क्लास डिवाइड, वही जो मैंने आपको बताया, गांव में जो पैसा अमीर गरीब टाइप का जो हो गया, ठीक है. सो दिस इज हाउ सोशल इम्पैक्ट ऑफ दिस इज टेकिंग प्लेस, ठीक है. रिच इज गेट इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग, राइट. देन कम्स सो देर इज एन इशू. अब ग्रीन रिवॉल्यूशन से आपका जितना भी जो नया डिबेट चल रहा है, जो नए नए जो आइडियाज़ आ रहे हैं, दोज आइडियाज़ आर बेसिकली बिकॉज ऑफ द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन. इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो चाहे आज की डेट में कोई आपको बोल रहा है कि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, चाहे आपको कोई बोल रहा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राइट, या फिर आपको अभी जो जीरो बजट, ZBNF, right, and organic, right. आजकल तो हाइड्रोपोनिक्स भी,
इस टाइप के क्वेश्चन ना, ये कॉन्सेप्ट उसमें प्री में पूछ लेते हैं लोग, ठीक है। किचन गार्डनिंग भी आजकल बड़ी प्रोमिनेंट हो रही है, मल्टी लेवल फार्मिंग, राइट। अब इसमें से बताइए ये कॉन्सेप्ट, इसमें से आपको कितना, कौन सा बताना है, कौन सा आपको मतलब क्लियर है? हाइड्रोपोनिक्स ये तो आता है, हाइड्रोपोनिक्स नहीं आता? अच्छा, और हाँ और बताओ। नहीं ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स में कुछ ज़्यादा नहीं है, हाइड्रोपोनिक्स सिंपल, कोई बात नहीं। हाइड्रोपोनिक्स टेल यू, 1 मिनट का काम है। और बताओ, बताना पड़ेगा, ठीक है। एवरग्रीन और ऑर्गेनिक का भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, ठीक है। हाउ इज इट सो सस्टेनेबल? Briefly about only economic aspects. We know the ecological, I mean environmental thing, but we want the economic angle of all this. ठीक है। See, basically what is happening now, we have to understand this whole debate with the perspective of the farmer, ठीक है। उसको आप नॉर्मल वैसे मतलब उसको वहाँ से समझिए आप। द इशू विद द एग्रीकल्चर इज़ बिकॉज जो जितना भी डिबेट है वो ये है कि हम अभी तक हमने इतना पढ़ा कि मोर देन 65% ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, राइट। यही इशू है। दीज पीपल यानी एग्रीकल्चर दिस टाइम हैज़ ग्रोन विद 3.7, अदरवाइज दे वर स्ट्रगलिंग फॉर 2, राइट। That means this 65% of the population is merely growing at 2, right? It does not mean that everybody is growing at 2, ठीक है? Somebody might be growing at 10. So that means it is also, again, that means the condition of the farmers is very poor. So जितना भी ये डिबेट है ना, ये जितनी भी डिबेट चल रही है वो सारी चल रही है डबलिंग ऑफ द फार्मर इनकम। इसको आप वहां से ऐड करेंगे, ठीक है। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाई ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज नॉट क्वेश्चन 20 इयर्स बैक और 30 इयर्स बैक? क्योंकि कमाई हो रही थी लोगों की, तो सारा गेम इसलिए बिगड़ा। एवरीबडी इज क्वेश्चनिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन बिकॉज द इशू इज दैट द इनपुट्स आर गेटिंग कॉस्टलियर and outputs are not comparatively good. जो अभी when this अभी जो चल रहा था इनका ना, राकेश ये टिकैत जो है, who is sitting in the protest, the main face of the protest, right? So he was telling कि जब मतलब जिस टाइम पे the teacher, the income of the salary of the teacher was something 58 rupees or 60 rupees. At that time with 60 rupees we could buy only 2 quintals of that thing, right? Now he is saying what is the salary of a teacher? He is earning at least 40,000, 50,000, right, in primary school in our, ठीक है। That means now his salary can purchase 30 quintals, right? और बोलते थे कि उस वक्त जो ये था गोल्ड था, right, 1 तोला ऑफ गोल्ड was around this 4,000, अगर हमने अपने टाइम पे देखा है, इट वॉज अराउंड 200 रुपीज़ पर 200 ग्राम समथिंग, राइट। एंड इट वॉज कॉस्टिंग समथिंग, हाँ 4,000 तो मैंने मतलब मेरे को ध्यान है 2,000 के आसपास तो मैंने देखा है, राइट। सो इट वॉज वेरी सब्सटेंशियली चीप, राइट। सो दे आर सेइंग दैट व्हेन ऑल दीज थिंग्स हैव इंक्रीज्ड, टीचर का 60 से 40,000 आपने कर दिया, किसान अभी 40 से मतलब 1700 पे आया है, तो बोले उसको 40 जो था उस वक्त उसको आप इस लेवल पे लाके कर दो, right? That means his income has not increased substantially. That is the reason, ठीक है। And this is getting costlier and costlier. पहले उसे बिजली फ्री में मिलती थी, अब वो जो है, अब वो डीजल ही उसका 80 रुपये हो रहा है। डीजल तो अभी आपके उस टाइम पे कितना सस्ता था, मुश्किल अब 10-12 रुपये पर लीटर होता होगा, ठीक है। और भी सस्ता था डीजल उस वक्त, 40s में तो अभी तक था डीजल, मतलब अभी 5-6 साल पहले 40s में ही होता था, 30s-40s में ही होता था, ठीक है। सो और ये कॉस्टलियर नहीं हो रहा है, तो सारी डिबेट वहाँ की है। तो जब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आप इस डिबेट को आपको डालना है, ठीक है। ये एवरग्रीन, ये सारी चीज़ें ठीक है कि आपको एनवायरनमेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइवलीहुड, ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट हाइड्रोपोनिक्स, तो देखिए कुछ नहीं, हाइड्रोपोनिक्स इज
See, subsidies, if you are giving the subsidies but the government is saying that we are removing the subsidies. Fertilizer से आपने सब्सिडी हटा ली है, हटाई नहीं है, but you are it is direct bank transfer, right? And मतलब step by step you are removing the subsidy. This time subsidy, the percentage of subsidies had reduced. Subsidy is getting reduced. घट रही है सब्सिडी. सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही है. अभी जो MSP ये सारा चल रहा है वो वही तो चल रहा है कि सब्सिडी हटानी है. Why government is not giving in writing that we are guaranteeing you the MSP? क्यों नहीं गारंटी दे रही है? There are apprehensions. नहीं दे रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि MSP है, किसान बोल रहा है कि उसे आप कागज में दे दो हमें. यही तो लड़ाई है सारी, राइट? लीगली देर कोई है ही नहीं MSP. वो बोल रहा है कि आप हमें बोलो कि बाहर भी जब मैं बेचने जाऊंगा तो आई विल बी प्रोवाइडेड विद MSP. तो बोल रहा है कि दे तो रहे हैं, बोले नहीं कागज़ पे दे दो. कहानी तो सारी कागज़ की है ही, राइट? तो दैट मीन्स द गवर्नमेंट, अब वो भी डिस्कस करेंगे हम आगे उसका चक्कर क्या है, ठीक है, वो क्यों चल रहा है वो सब, ठीक है. तो हाइड्रोपोनिक्स से सिंपली एग्रीकल्चर इन एग्रीकल्चर, वो वाटर, ठीक है, वाटर में आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं. एवरग्रीन मीन्स एंड एवरी न्यू कॉन्सेप्ट इज बेसिकली is an antidote or solution to the issues related to the green revolution. ध्यान रखिएगा. एवरग्रीन रिवॉल्यूशन यानी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ जो प्रॉब्लम है, इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, उन सब का एंटीडोट ये नई नई चीज़ें हैं. जैसे एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन ये बोलता है, या इसको सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोल देते हैं कुछ जगह. इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है वैसे. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी यही है. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलती है कि फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर डिस्कसिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो आपने बोला कि प्रोडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग, राइट? इट इज हैविंग नेगेटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, राइट? एंड इकोनॉमिकली इट्स नॉट वायबल, socially it's not viable, right? What are the dimensions of sustainable development? 79. What are the main dimensions of sustainable development? 3 main dimensions. Which aspects sustainable development is covering? Which 3 aspects? Economy, हाँ environment. हाँ. Economy, social, environment. 3. There are 3 components, 3 main components. तो आप सारी बातें इसी के आधार पे करेंगे, बाकी सब चीज़ें इसके अंडर हैं, ठीक है. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन, यू हैव टू टॉक अबाउट दीज 3 टर्म्स. तो इकोनॉमिकली इट इज़ नॉट वायबल फॉर द फार्मर. भाई पंजाब, अभी इफ़ यू सी दिस डिबेट जितना भी चल रहा है, व्हाई इट इज़ बीइंग आर्ग्यूड दैट दिस इज हाईजैक्ड बाय द पंजाब एंड हरियाणा फार्मर्स? बिकॉज दिस जितना ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ कहाँ हुआ है, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी, तीनों का किसान है वहाँ पे, राइट? बिकॉज दे आर बियरिंग द ब्रंट ऑफ द आउटकम्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, राइट? उनका इनपुट बढ़ रहा है, दैट मीन्स इकोनॉमिकली अनवाइबल. इकोनॉमिकली प्रोडक्शन घट रहा है कंपैरेटिवली. प्रोडक्शन उस सेंस में नहीं घट रहा है, प्रोडक्टिविटी घट रही है, सॉरी, दिस इज नॉट प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग, right? That means output upon input. ये productivity है, right? This is decreasing. That's why it's not economically viable for those people, right? दूसरा socially means when आपके पास में पहले खूब पैसा आ रहा था, अब क्या हुआ, आपके पास पैसा आना बंद हो गया, ठीक है. तो उससे क्या हुआ है, दूसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, सोसाइटी में डिवाइड भी क्रिएट हुआ है, ठीक है. आप क्या सोचते हैं कि मतलब आप एक बड़ा सा घर बना के, एक महल बना के रहेंगे और आसपास आपके चारों तरफ गरीब जनता रहेगी? इज़ इट वायबल? नॉट. ठीक है, कुछ दिनों तक जब तक आपके पास बंदूक वगैरह होंगी तब तक वायबल है वो, ठीक है. लेकिन अब और वैसे भी अब तो लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, इज़ अ स्टेट नाउ, सो इट्स नॉट वायबल फॉर यू. दैट मीन्स इट इज सोशली अनस्टेबल. इट विल गिव इट टू लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, राइट? एनवायरमेंट वो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है, ठीक है. आपका जब एनवायरनमेंट की बात आएगी, अगेन इसमें एयर, लैंड, वाटर, तो ये मैंने बताया ब्रॉडली चीज़ों को समझ के चलिए, फिर उसके अंदर आपको चीज़ें सिस्टमेटिकली आती जाएंगी, ठीक है. सिंपल, जब आप इस तरीके के आपको इकोनॉमी, सोशल, एनवायरनमेंट, तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन आपको ये बोल रहा है
कि यू हैव टू मेक ऑल दीज थिंग्स वायबल, ठीक है, दैट मीन्स, या फिर इसको ज़्यादा सस्टेनेबल कह लीजिए आप। वो बोल रहा है कि आपको लोगों की इनकम बढ़ानी है। इनकम कैसे बढ़ाएंगे आप? यू कैन ओनली रेज द इनकम बाय, क्योंकि आउटपुट आपके हाथ में, आउटपुट का कॉस्ट तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इनपुट का कॉस्ट आपके हाथ में है। यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द इनपुट, राइट? हाउ यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द इनपुट्स? बाय यूजिंग द थिंग्स विच आर कंपैरेटिवली चीपर, राइट? तो इसका मतलब वो बोल रहा है कि सारी चीज़ें आप क्या क्या यूज़ करते हैं? आप यूज़ करते हैं सीड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सारी जो कहानी है ना, देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर आप पढ़ेंगे तो द सेंट्रल हीरो ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज द सीड, हाई यील्डिंग वेराइटी। बाकी को एक्टर्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कभी भी आप ग्रीन रिवॉल्यूशन में ध्यान रखेंगे, द मेन हीरो ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज हाई यील्डिंग वेराइटी। बाकी जो है आपका फिर उसको क्योंकि वो हाई यील्डिंग वेराइटी की वजह से उनको वो चीज़ चाहिए, उनको सबसे ज़रूरी पानी चाहिए, इंटेंसिव फर्टिलाइजर चाहिए, इंटेंसिव पेस्टिसाइड चाहिए, ठीक है। वो उस सीड की वजह से है सारा ड्रामा। तो इसका मतलब यह है यू हैव रिप्लेस दिस सीड विद द लोकल वेराइटी, राइट। जब ये आपने यूज किया तो फिर वो बोलता है कि आपका वाटर कंजम्पशन इट विल बी लेस इंटेंसिव, राइट। जब वाटर आपका कम यूज होगा तो दैट मीन्स आपका जो सैलिनाइजेशन वाला इशू था वो खत्म हो गया। दूसरा इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका नासा एवरी ईयर दे आर कमिंग अप विद अ रिपोर्ट एंड दे आर सेइंग दैट वाटर टेबल्स आर गेटिंग डिक्रीजिंग, ग्राउंड वाटर टेबल्स, राइट। अभी उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दे आर सेइंग कि बेंगलोर, ठीक है, चेन्नई, पंजाब, दिल्ली शायद 2030 में 2025, ठीक है, देयर विल बी नो मतलब ग्राउंड वाटर अवेलेबल टू द पीपल, राइट। सो कहाँ से हो रहा है ये सब? ठीक है, यही तो हो रहा है। इफ़ यू टॉक अबाउट द कंजम्पशन ऑफ द वाटर, 87% ऑफ द वाटर, ग्राउंड वाटर इज यूज बाय इरिगेशन, फॉर इरिगेशन पर्पजेज, राइट। तो कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा उसका। तो आपने क्या किया कि आपने जो वाटर टेबल को, जो अभी इफ़ यू टॉक अबाउट ZBNF जो है, इट इज़ ओनली यूजिंग 10% ऑफ द वाटर, राइट। तो इसका मतलब ये आपने वाटर वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसके बाद में आया फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आप क्या कर रहे हैं कि फर्टिलाइजर यू आर यूजिंग दीज ऑर्गेनिक इन द सेंस यू आर यूजिंग नीम की पत्ती, राइट, सच थिंग्स यू आर यूजिंग। और दूसरा क्या है कि फर्टिलाइजर लाइक काउ डंग, ठीक है, मैंने इसको पेस्टिसाइड से, हाँ, यू आर यूजिंग बायोमास, राइट। फर्टिलाइजर इज एक्चुअली यू आर यूजिंग बायोमास, काउ डंग। Yes. See, it's not, देखिए होता क्या है ना कि when you are on steroids, right, and it's not like that suddenly a doctor will आपको ना तुरंत हटा लेगा स्टेरॉइड्स को, क्योंकि आपको आदत पड़ी, आपकी बॉडी एकदम गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप देखते होंगे द पीपल हु आर गोइंग टू द जिम्स, राइट, वो कुछ लेते रहते हैं वो प्रोटीन डाइट, तो जैसे ही वो प्रोटीन डाइट हटाते हैं तो वो एकदम बोलते हैं बेकार हो जाते हैं वो, राइट। सेम इज़ विद द एग्रीकल्चर। तो इवन जो ऑर्गेनिक आपको जो सर्टिफिकेशन मिलता है ना, इट टेक्स 3 years, ध्यान रखिएगा। जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का, अगर आपको पता है ना, ये सब ऑर्गेनिक ऐसे ही नहीं कि मतलब आप गए और आपने बोल दिया कि ऑर्गेनिक ये चीज़ है मेरी, तो देयर इज समथिंग विच विल सर्टिफाई दैट इट इज़ ऑर्गेनिक, समथिंग इज ऑर्गेनिक। तो इट टेक्स 3 years, राइट। तो 3 years में क्या है, सब्सिक्वेंटली यू आर रिमूविंग द इनपुट्स। तो ऐसे नहीं कि आपने पहले साल में वो फर्टिलाइजर पूरा हटा दिया। जब आप उसको हटाएंगे, व्हेन यू आर विड्रॉइंग इट, प्रोडक्टिविटी विल ड्रास्टिकली रिड्यूस, क्योंकि द लैंड इज यूज्ड टू दैट टाइप ऑफ स्टेरॉइड। फर्टिलाइजर इज स्टेरॉइड, राइट, DAP, ऑल दीज थिंग्स आर स्टेरॉइड्स, राइट। तो इट टेक्स मिनिमम 3 years। तो उनको ना 3 साल का मार्जिन दिया था। आफ्टर 3 years इट इज बीइंग सर्टिफाइड, यस दिस इज ऑर्गेनिक। आप पहले साल ऐसा नहीं है कि पूरा फर्टिलाइजर डाल दें, आप पहले साल उसमें मिक्स डालते हैं, दूसरे साल फिर कम करते हैं, 3rd year onwards you are reducing all these things 100%, right? तो इसका मतलब ये नीम कोटेड यूरिया इज बेसिकली इट इज गिविंग यू, दिस इज व्हाट इज दिस इज पेस्टिसाइड, राइट, बिकॉज एटलीस्ट द पेस्टिसाइड शुड बी, क्योंकि पेस्टिसाइड से बहुत नुकसान होता है, राइट। पेस्टिसाइड से जितना भी आपका कैंसर है ना, इट्स बिकॉज ऑफ द पेस्टिसाइड,
राइट. तो एटलीस्ट कहीं तो कंट्रोल हो. दिस इज द आइडिया. सो दिस इज नॉट अबाउट सस्टेनेबल. नीम कोटेड यूरिया इज नॉट सस्टेनेबल बट इट इज ऑन द वे टू दैट. ठीक है, क्योंकि यूरिया तो है ही ना, इट्स केमिकल. इट्स केमिकल, राइट. सो आपका फर्टिलाइजर हो गया काउडंग. टॉकिंग अबाउट पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड यू आर यूजिंग नीम. ठीक है. सेकेंडली इन ZBNF यू आर यूजिंग द सीड्स आर ट्रीटेड विथ काउडंग. राइट. तो उससे क्या है, उसकी सीड्स की जो वो है पोटेंशियल पावर दैट इज इंक्रीजिंग एंड इट इज बिकमिंग रेजिस्टेंट टू द पेस्ट. राइट. और जब ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपका पेस्ट होने का मतलब ही नहीं है उसमें. So this is how this sustainable agriculture, evergreen agriculture, it's all about, right? Coming, Intercropping pattern also farming. हाँ, intercropping पे भी मैं आ रहा हूँ. Using the pesticides. Intercropping is basically, देखिए होता क्या है, intercropping is mixed cropping, crop rotation, mixed farming, और क्या है, इंटरक्रॉपिंग. मिक्स फार्मिंग क्या है? Simultaneously, you have couple of crops, different types of crops. That is mixed cropping. Like along with the agricultural farming, we'll be having like poultry, animal. Right, yes. Allied sector plus agriculture. What is its benefits? Even in the non-seasonal period, we'll be getting income for the farmers actually. Okay. And there will be spillover effects in the rural economy. Like all the agricultural laborers will adopt to the Right. non-agricultural. Is there any benefit with reference to sustainable agriculture? Waste products. Yes. Waste product of this sector will be acting as an input. Waste. Right. And that waste will be used in this. I mean, vice versa. हाँ, इसका जो, हाँ, यस, ठीक है, वो एक आप साइकिल स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स क्रॉपिंग. मिक्स क्रॉपिंग तो मतलब साइमल्टेनियसली यू आर हैविंग टू क्रॉप्स. फॉर एग्जांपल, जो सबसे इसमें बेस्ट एग्जांपल जो पढ़ते हैं ना, वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स विद दिस वीट, वो छोटी छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं. ठीक है. तो वो बोलता है कि राइजोबियम जो होता है बैक्टीरिया, हाँ, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उसमें वो सारा गेम काम करता है. सो दिस इज मिक्स क्रॉपिंग. इंटर क्रॉपिंग भी मतलब ऑल्टरनेट क्रॉप्स. ठीक है. कभी आपने एक, वो भी वही है. ठीक है, कि आप उसका कंपनसेट कर रहा है, वो एक चीज़ ने कंज्यूम किया. फॉर एग्जांपल ये आपका wheat is taking the inputs which are provided by this the pulses, right? तो ये सारा क्या है, एक दूसरे का म्यूचुअल. ठीक है. इसमें एक वो, खैर वो आप इकोलॉजी में पढ़ते होंगे, दैट्स नॉट माय. ठीक है. मिक्स फार्मिंग, मिक्स क्रॉपिंग. ZBNF एक बार देख लेते हैं. See, ZBNF is basically, they are saying that ideally it is zero budget. Zero budget means inputs are zero, right? Inputs are zero means that what are the inputs? Water, seed, fertilizer, and pesticides. Seeds, they are saying that you have to select the local seeds. नहीं, मशीन तो आप यूज करोगे ही करोगे,
वो तो आपको यूज़ करना ही है। तो ट्रैक्टर की जगह आप हल यूज़ करो, वो दैट इज़ नॉट, मतलब वो उतना फिर आप में दम होना चाहिए, दैट इज़ नॉट फिजिबल, राइट। बट वी आर टॉकिंग अबाउट दीज इनपुट्स, राइट। वो एक अलग फिर एक वो हो गया। वो तो इवन प्रमोट करते हैं मैकेनाइजेशन, तो आप करिए, उससे तो आपको फ़ायदा है, ठीक है। वो आप बड़ा फार्म पे जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। यू आर यूजिंग लोकल सीड्स एंड दे आर सेइंग दैट लोकल शीट शुड बी ट्रीटेड विद काउ डंग। इसका फिक्स फॉर्मूला है, ठीक है, इट शुड बी ट्रीटेड विद द काउ डंग। देन दे आर सेइंग दैट फॉर वाटर दे आर यूजिंग द टेक्निक, अगर ये इस तरीके का आप सीड यूज कर रहे हैं तो दे आर सेइंग दैट द वाटर कंडेंसेशन, right, it is being used for providing humidity or humidity matlab vapors to this agriculture. So they are saying that it will reduce to the extent of 10% of the total consumption of the water, right. Fertilizer, they are saying cow dung plus this other agri ठीक है, प्लस काउ यूरिन, राइट। पेस्टिसाइड दे आर सेइंग दैट नीम, वैसे वो बोलना इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो बोला अगर आप इतना कर रहे हैं तो उसके बाद इसकी पेस्ट, मतलब पेस्ट आएगा ही नहीं आपका, राइट। दैट मीन्स आपने बाजार से क्या लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया आपने, सीड आपका अपना है, फर्टिलाइजर आपने नहीं लिया, पेस्टिसाइड आपने नहीं लिया, ठीक है। लोकल सीड आएगा कहाँ से सर? मतलब अगर मैं एक बार फसल निकालूं, हाँ, फिर उसके बाद यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम दैट। आई हैव टू टेक हाँ, और क्या आपको वो करना। People have been using genetically modified crops and hybrid crops which don't give seeds, which don't give required yield of the same yield that you have already. That's what they are saying. So That's where do you get the actual seeds? Then you are ऐसा है कि आप जो बोलते हैं ना कि इफ़ यू टॉक अबाउट राइस, ठीक है, आई डोंट नो अबाउट हियर बट एवरी पीपल आर ग्रोइंग दैट बासमती, राइट, बट स्टिल पीपल आर ग्रोइंग लोकल वेराइटीज़, इसको मतलब जैसे हमारे पता नहीं यहाँ परमल बोलते हैं, परमल राइस, एंड इट्स नॉट टेकन, इट इज़ रीजन वाइज, पता नहीं यहाँ पे लोकल चावल होता होगा, नहीं यहाँ पे होता है लोकल चावल, हाँ, बिकॉज व्हाट आई हैव इन मतलब इन हाँ, परमल का आई डोंट नो, राइट। बासमती इज हैविंग, शायद बासमती का तो पाकिस्तान ने अभी कराया ना, बासमती का नहीं, पंजाब का भी अभी पाकिस्तान ने भी कुछ बासमती का कुछ किसी उसका कराया है, राइट। तो नहीं, आई नो बिकॉज मैनी पीपल इन आवर कैंटीन आर फ्रॉम दिस केरला एंड दे आर ईटिंग मोटा सा चावल, उनका लोकल चावल होता है कुछ। In Kerala there is saline variety, even in the saline region. हाँ, वो बड़ा मोटा मोटा सा होता है, ठीक है, और वो ना उसी को ही खाते हैं। Whenever anybody is coming to Kerala, यहाँ से वो लेके जाते हैं उस चावल को और वो उसी को खाते हैं, वो बासमती नहीं खाते, राइट। तो इसका मतलब यू हैव टू डेवलप दोज वेराइटीज़ एंड लिसन, दोज वेराइटी इज वेरी मच हेल्दी। जैसे अभी क्या है ना, इफ़ यू टॉक अबाउट दैट पीपल आर ईटिंग ब्राउन राइस, पता है, ठीक है, वो जितना आजकल चल रहा है ना, वो हेल्दी वो सब चल रहा है, तो उसमें वो ब्राउन राइस खा रहे हैं। वो एक्चुअली ब्राउन राइस कुछ भी नहीं, वो ब्राउन राइस जो हमारा लोकल जो चावल है ना परमल, वो उससे कहीं अच्छा है। अब वो जो कंपनी क्या है, उसको एक वो यहाँ पे वो मिलेगा आपको 30 रुपये का लोकल, अब उसको क्या है ना, वो पैकेट में रखती है, उसके ऊपर ये वो ब्रांडिंग करके वो 30 रुपये की चीज़ वहाँ पे वो 100 रुपये में बेच रहे हैं, और लोग ना उसको 100 रुपये में खरीदने को तैयार हैं। आप उनको बोलोगे 30 रुपये का है, तो वही गवर्नमेंट करिए। एक्चुअली ना मोदी जी कुछ वही कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा वो ना, ही बिलीव्स इन शोकेसिंग द थिंग्स, राइट, ये उनका है। हाँ, ही इज़ अ लिटरल वो गुजराती बनिया, हाँ, ठीक है, वो उनको कहना, ही वॉन्ट्स हाउ टू शोकेस द थिंग्स, राइट, एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड, राइट, क्योंकि अभी वही चल रहा है जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट they are saying this is ZBNF and this ZBNF is started from AP, right? AP नहीं, आंध्रा, right? पढ़ना इसको आप लोग, started from आंध्रा and यहीं के कोई हैं, acknowledged by UN
acknowledged by Government of India, and in the last it has been included in Paramparagat Krisi Yojana, right? No, it's Karnataka actually. Like in the geography class, sir has shown even a person who started it actually. हाँ, he is a person. Sure. Yeah, yes sir. Cross check कर लेते हैं. I might be wrong. Even there is a photo of him actually. I just saw. In the geography class they have shown. नहीं, might be. I might be wrong. सुभाष पालेकर. Yes, sir. ZBNF is a set of He methods and also grassroots. he is from Vidarbha. एक सेकंड, but I think नहीं, Vidarbha is in Maharashtra, but I have एक सेकंड. It has attained wide success in South India, especially in the southern Indian state of Karnataka, where it has first evolved. नहीं, ये बोल रहे limited to run study in Andhra claimed a sharp decline. Actually, he has practiced it in Andhra. I don't know, but what I have read is मतलब this has been acknowledged by Andhra. In June 2018, Andhra Pradesh rolled out an ambitious plan to become India's first state to practice 100% natural farming by 2024. But Sikkim has actually नहीं, सिक्किम ऑर्गेनिक है. सिक्किम इज ऑर्गेनिक, राइट? बिकॉज दिस हैज़ बीन स्टार्टेड विद आंध्रा. ये मेरे को ढंग से पता है. वो है वहाँ से, मतलब ही इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र. ठीक है, ही इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र. एंड बट दिस प्रैक्टिस ही हैज. India's first हाँ. state to हाँ, ZBNF. practice 100% natural. First state. उन्होंने स्टार्ट यहाँ से किया है. जो इन्होंने मॉडल रोल आउट किया वो यहाँ से किया है. एंड बिकॉज ऑफ प्रैक्टिसिंग हियर, दिस मॉडल प्रैक्टिस बाय हिम इन आंध्रा हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड बाय UN. काम ये आंध्रा में स्टार्ट हुआ है. ही इज़ फ्रॉम विदर्भा, राइट? ही इज़ फ्रॉम विदर्भा. कर्नाटक वगैरह में थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन जो उनका जो स्टार्ट हुआ है ना, दैट स्टार्टेड फ्रॉम आंध्रा इटसेल्फ. मेन जो उनका जो हुआ है, ठीक है. और इसको अभी आंध्रा ने रोल आउट किया है. हिमाचल ऑलमोस्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ रोल आउट. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंक्लूडेड दिस ZBNF इन द परंपरागत कृषि जो योजना है, ठीक है, उसमें इन्होंने इंक्लूड किया है. और लास्ट टाइम इन द लास्ट बजट दे हैव अलोकेटेड सर्टेन फंड्स फॉर ZBNF. ठीक है. इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्नॉलेज दिस. जब UN ने कर लिया तो गवर्नमेंट तो वैसे ही करेगी. ठीक है. तो अब ये ध्यान रखिए. नाउ ये इट्स नॉट हाइपोथेटिकल. ठीक है, इट्स प्रूवन. सो this is There are farmers who practice it, but सी वो प्रैक्टिस ऐसे तो अब जो आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे वहाँ भी होता क्या है कि पीपल हु आर यूजिंग फूड फॉर देमसेल्व्स, राइट, वो उसमें कुछ भी नहीं लगाते. हाँ, दे आर नॉट यूजिंग बिकॉज नहीं पंजाब They don't eat Punjab their actually own. does it, sir. They don't eat They their own. don't eat their own rice. They sell it and they bring the actual good quality rice. They buy it. ओके. हाँ, दैट माइट बी क्योंकि बिकॉज वी आर हैविंग द फील्ड्स इन दोज द पीपल हु हैव टेकन दोज फील्ड्स दो आर वर्किंग ऑन दे आर कीपिंग पर्टिकुलर लैंड फॉर देमसेल्व्स, राइट, एंड इन दैट लैंड दे आर नॉट यूजिंग फर्टिलाइजर एंड ऑल दोज थिंग्स. उसमें वो सब्जी भी उगाते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं. सब्जी वो बाजार से नहीं लाते, वो उसमें कुछ भी नहीं लगाते एक्सेप्ट काऊ डंग, वही लगाते हैं. नहीं, किसान भी स्मार्ट हो गया ना. ठीक है. नहीं, इसका शॉर्ट कमिंग्स इसका आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन पंजाब लेडीज आर वेरी मच हैविंग कैंसर, स्पेशली सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट कैंसर, वेरी मच. ठीक है. वहाँ से पूरा वो ट्रेन वगैरह है दैट इज गोइंग. मैंने बताया श्री गंगानगर एक पूरा ट्रेन है, कैंसर ट्रेन करके बोलते हैं उसको. वहाँ से वो श्री गंगानगर जाता है पंजाब से. ठीक है. और एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस कॉटन. ठीक है. बिकॉज इट इज़ उसमें वो लगता है ना, कॉटन में कुछ वो कीड़ा जो लगता है. ठीक है. एक कीड़ा लगता है उस कॉटन में. ये कॉटन वो होती है जो आपका, ये विदर्भ में भी यही कॉटन होती है. ठीक है. बीटी कॉटन. हाँ, इसमें बॉल वॉर्म्स लगते हैं. ठीक है. तो उसके लिए वो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं. उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैंसर है वहाँ पे, राइट. सो दिस इज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट योर एग्रीकल्चर. इसमें देखता हूँ और क्या कुछ है. हाँ, वन थिंग, ड्राई फार्मिंग. व्हाट इज ड्राई फार्मिंग? So like any figures, facts and figures So regarding committees or
facts and figures or committees or any government schemes related to See, if you talk about schemes, Dalwai committee is there, that committee? right? Any Schemes. provisions of that? Dalwai committee is basically it is talking you about doubling of the income by 2022. Means what are the methods to be How adopted? are they planning to do it? Planning to do it. See, सबसे जो prominent अभी तक एग्रीकल्चर में रिपोर्ट है that is MS स्वामीनाथन रिपोर्ट that talks about doubling the farmers income by 2022. बाकी सारी चीज़ें उन्हीं की है. अब जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट बाय द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर सेइंग कि जो आपका इनपुट है उसका हम जो MSP दे रहे हैं या फिर जो भी दे रहे हैं वो 1.5 टाइम्स दे रहे हैं हम, राइट? अभी इन्होंने बोला है ना, गवर्नमेंट ने बोला है कि इनपुट कॉस्ट का 1.5 टाइम्स दे रहे हैं. बट अगेन इट इज़ डिबेटेबल, बट गवर्नमेंट इज सेइंग यस यू शुड से यस दे आर गिविंग 1.5 टाइम्स द इनपुट कॉस्ट. ठीक है, तो बचा कितना 0.5. ठीक है, तो 0.5 की लड़ाई है. तो रिपोर्ट ऐसा किसी की इस तरीके की आएगी नहीं. MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट बहुत पुरानी है, वो आज की नहीं, बहुत पुराना. वो नेशनल फार्मर्स कमीशन जब बना था वो मनमोहन सिंह के टाइम की रिपोर्ट है वो. ठीक है, तो उसमें प्रोमिनेंटली यही उठाया जाता है. जैसे MS स्वामीनाथन बोलते हैं कि आपको ही इज़ टॉकिंग अबाउट जो जितना भी कॉन्सेप्ट दिया है ना एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, वो एक्चुअली उन्हीं का है. ठीक है, तो जितना भी ये सोल्यूशन है, देखिए आप एक जब ये मैंने 4-5 चीज़ें जो आपको बताई हैं, आपको एग्रीकल्चर के सोल्यूशन के लिए इन कॉन्सेप्ट्स के आसपास बात करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे रिसेंट है और जो सबसे प्रोमिनेंट है ZBNF. ठीक है, दूसरा क्या है, अभी हम आएंगे ना उसमें सब्सिडी वाले में, तो हम स्टार्ट करेंगे सब्सिडी MSP से जो स्टार्ट होती है, वहाँ से हम समझेंगे इनका कहाँ कहाँ इश्यूज़ हैं. ठीक है, तो जैसे अगर आप एक बार समझते हैं इसको, दिस इज कमेटी केवल MS स्वामीनाथन है और दलवाई कमेटी है. Any other committees related to this? कुछ आया ही नहीं है यार, कुछ भी नहीं है. MS स्वामीनाथन की वो शांता कुमार कमेटी थी, वो PDS से रिलेटेड थी. ठीक है, वो PDS से रिलेटेड थी. ये कमेटीज़ एक्चुअली ना इतनी ये बहुत पुरानी कमेटीज़ हैं. शांता कुमार कमेटी होती थी आज के 7-8 साल पहले. तो मेरे को नहीं लगता कि ये कमेटी, बस मैं आपको जो जैसे दलवाई कमेटी का मैंने बोला, दे आर टॉकिंग अबाउट डबलिंग देयर इनकम बाय 2022. स्वामीनाथन का भी यही इंपॉर्टेंस है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट डबलिंग द इनकम, और कैसे करना है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ठीक है, जो सोल्यूशन ये मैंने डिस्कस किए ना जो हैं, यही ये सब लोग बात कर रहे हैं. स्वामीनाथन ने उसको बोला एवरग्रीन रिवॉल्यूशन. ठीक है, वो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इसकी बात करते हैं. इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इफ़ यू कैन रिकॉल, दे आर सेइंग, do you have any idea that second green revolution implemented by the government of India? 1960s? No. That is Yeah, 1980s. Like first phase Punjab and Haryana, and second. नहीं, वो phase is not of not green revolution. I'm talking about second green revolution. No. नहीं, कुछ नहीं है उसमें. वो क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने when this Arun Jaitley was the finance minister, he was saying that the reasons which were uncovered by the green revolution will be covered under new green revolution. तो उसमें क्या था, जितना आपका नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न इंडिया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये नॉर्थ ईस्ट UP, हाँ, ये जितना एरिया में इन्होंने उसको क्या है ना, यानी कि यू हैव टू फोकस ऑन दीज एरियाज. ठीक है, यानी जो एरिया उस वक्त अनकवर्ड था, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न इंडिया, उसमें इन्होंने इस पर फोकस किया है सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में. तो सिंपल बात वही है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ प्रॉब्लम थी, आपको उसके एंटीडोट की बात करनी है, दैट्स इट. ठीक है, ये है और कुछ नहीं है. जैसे यू हैव टू टॉक अबाउट, स्टार्ट करते हैं दोबारा से इसको ना. दिस इज फील्ड. ठीक है, फार्म फील्ड. स्टार्टिंग विद दिस, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन का आपका. ठीक है, आपने जो फार्मर है, यहाँ से उसका आउटपुट निकला, दिस इज कॉल्ड फार्म गेट. देन इट इज गोइंग इनटू द मार्केट, राइट, एंड दिस इज अबाउट रियलाइजेशन ऑफ प्राइस. MSP यहाँ पे सीन में आ गया. ठीक है, एंड थर्ड, इट इज रीचिंग टू द पीपल.
अब इसको ना थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली समझ लीजिए, एग्रीकल्चर ना यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। फार्मर जो हमने जितना भी डिस्कस किया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन अबाउट इनपुट्स, दिस कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड, राइट। अब इसमें यू हैव टू ऑल्सो टॉक अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी टू बी क्रिटिसाइज्ड, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ MSP इन सर्टेन क्रॉप्स, why people are growing only wheat and rice, right, why they are monocropping, क्योंकि वहाँ पे उनको गारंटी मिली हुई है, so there is issue with the policy, right। दूसरा क्या है कि जितना भी आपका सब्सिडी है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, द इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, Is government saying that because of giving policy like such policy you are going for monocropping, so you want to reduce the MSP, or is it not economically viable to the government? both way, Actually, which is more prominent actually. The government has realized it and it wants to change the policy. सी मैंने आपको बताया ना कि गवर्नमेंट पॉलिसीज आर मोटिवेटिंग सम ऑफ द थिंग्स। अभी आपने जितना भी ग्रीन रिवॉल्यूशन था उस वक्त गवर्नमेंट की ज़रूरत थी, आप MSP क्यों लाए, आप PDS क्यों लाए? उस वक्त अगर आप MSP नहीं होता तो यू माइट बी स्टार्विंग, राइट। सो दैट वाज एट दैट टाइम इट वाज नेसेसिटी, बट एक ये होता है ना, पॉलिसी विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आउटलिव्ड देयर पर्पजेज, नाउ इट हैज़ आउटलिव्ड इट्स पर्पज। This is the idea in the government. So what they are saying that green, because of the green revolution, right? Green revolution भी तो government policy थी. It was a government policy. Government ही seed लेके आई, government ने ही सारा infrastructure develop किया as a matter of policy, right? Now that policy has outlived its purpose. तो उसका चाहे वो उसका इकोनॉमिकल डायमेंशन देख लो, चाहे एनवायरमेंट, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, अब गवर्नमेंट ऐसे तुरंत नहीं कह सकती ना कि सब कुछ बंद, राइट। वो सब्सिक्वेंटली धीमे धीमे चीज़ें स्टेप्स लेती है गवर्नमेंट। तो पहले क्या है, वो उनको बोलेगी कि पहले बाहर वालों को एंट्री दो, राइट। अब वो ऐसे थोड़ी बोलेगी तुरंत मैंने APMC आज बंद कर दिए, पहले ये थोड़ी बोलेगी, वो कहेगी मैं बाहर वालों को पहले एंट्री दी जाएगी कि वो भी हैं तुम भी हो। फिर धीमे धीमे, एक नेचुरल सी बात है, अभी वो MP में दिखा रहे हैं ना कि वहाँ पे जो APMC का जो वो है, जो फीस है वो कितना ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है, राइट। जब लोग, नेचुरल सी बात है, व्हेन पीपल आर यूज्ड टू गोइंग टू द, उन पे वहाँ पे कमाई होगी नहीं तो वहाँ पे कोई जाएगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो वहाँ पे बंदा बैठा हो वो क्या करेगा, मक्खी तो मारेगा नहीं, वो भी कहेगा ठीक है बंद करो, फाइनली ही विल लुक फॉर अनदर बिजनेस। जब वो बंद है, गवर्नमेंट बोलेगी यार अब तो कोई आ ही नहीं रहा यहाँ पे, क्या करना है, लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहेगा उससे तब तक, तो गवर्नमेंट फिर वन फाइन मॉर्निंग इसको भी डालो एसेट मोनेटाइजेशन में। भाई यही होगा ना, क्या होगा, ये तुरंत थोड़ी है कि तुरंत आए और उन्होंने बोला कि नहीं ये काम नहीं कर रही हैं, ऐसा नहीं होता कभी। सरकार की आप कभी भी स्कीम देखेंगे वो ना एक साथ नहीं होती कभी भी। नहीं, APMC से स्टेट को कहाँ मिल रहा है, वो जो फीस होती है वो वहीं यूज़ होती है, वो स्टेट एक्सचेकर को नहीं जा रही है। फ्रैक्शन जाती, वो जो मेन है ना, जो उसका जितना फीस है वो उस मंडी समिति को मिल रहा है। उस मंडी समिति का सरकार का इतना रोल रहता है कि जो उसका अध्यक्ष वगैरह होता है ना, एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, पता नहीं मेरे को यहाँ का नहीं पता है एक्चुअली। मेन एक तो ये है कि इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्टेट लॉ, तो माइट भी यहाँ का कुछ फीस जा रहा हो यहाँ पे, लेकिन नॉर्मली ये है कि वो फीस जो है, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दैट फीस इज़ नॉट बिकमिंग द पार्ट ऑफ द स्टेट एक्सचेकर। एक जा रहा है तो एक फ्रैक्शन जा रहा होगा, ठीक है, पूरा नहीं जा रहा है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको फीस को, सी अगर वो जाके भी वो यूज़ वहीं हो रहा है, मतलब वो ये बोला जा रहा है कि उसका वहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए तो वो बहुत बड़ा अपने आप में वो सारा पॉलिटिसाइज है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिसाइजेशन है APMC कमेटीज़ में, उसका एक प्रॉपर एक अध्यक्ष होता है हमारे यहाँ, कार्टलाइजेशन है वहाँ, ठीक है। तो उसमें क्या है, अच्छा उसका काम केवल ये होता है, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द APMC। उसको पता है किसान तो यहीं आएगा, चाहे यहाँ गंदगी है तब भी आना है उसको, राइट। So that's why they are not focusing on the infrastructure. That's the issue. We will discuss in APMC part, right? Now what happens? These are the issues with the inputs. ठीक है? Because of this, and secondly, comparatively, what is happening? The output, in comparison to the hike in the inputs, there is no consistent relative increase in the rates of the output. तो फॉर एग्जाम्पल अगर उसको जो क्या नाम है, गेहूँ जो था इट वॉज 1600 था, तो आज उसको 1700 मिल रहा है MSP, एंड दिस इज MSP,
reminded this is MSP. When he is going into the open market, he is being given only 1500. सबको MSP पे नहीं मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा. ये एक illusion है कि नहीं everybody is getting at the rate of MSP. Few are getting at the MSP, right? Most of the people, more than 50 to 60% people are selling it at 1400, 1500. Last time he was also selling at 1400, 1500. Right? And production is consistently increasing. इसका मतलब 1400-1500 में हो सकता है वो 1300 में बेचना पड़े. राइट. एंड डीजल एक साल पहले 60 का था, नाउ इट इज समथिंग 70 to 75. इनपुट्स आर गेटिंग कॉस्टलियर. जब ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, जब फ्यूल इन्फ्लेशन है, तो यहाँ पे सारा जितना भी सीड वीड वो सब महंगा होना ही होना है, क्योंकि वहाँ इनपुट्स कॉस्टली हो रहे हैं. सिंपल सी बात है. फर्टिलाइजर में कहाँ से आ रहा है? वो पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट ही तो है वहाँ पे, वो महंगा हो गया. प्रॉब्लम सारी यहाँ पे है. ठीक है. सो जब आपका, तो यहाँ पे इसका, और दूसरा क्या है कि आपका प्रोडक्टिविटी कंसिस्टेंटली घट रही है. प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है. आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो तो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज कंसिस्टेंटली डिग्रेडिंग, तो उसके लिए आप उसको कंपनसेट करने के लिए यू आर इंक्रीजिंग द इनपुट्स. बिकॉज आपको तो केवल उसके आउटपुट से मतलब है ना, आपको प्रोडक्टिविटी से मतलब नहीं है, आपको केवल आउटपुट से मतलब है. ठीक है. तो उससे इसलिए आपका ये वायबिलिटी घट रही है, फाइनेंशियल, सोशल, ये वायबिलिटी आपकी घट रही है. दैट्स द रीजन. राइट. नाउ कमिंग टू दिस, यहां पे जब आपका ये चीज बाहर आई, फार्म गेट. ठीक है. What is the reason that the farmer is growing? अभी you might have पता नहीं आंध्रा का, but हाँ, in Maharashtra last time if you the farmers ये क्या नाम है, दूध वाला जो था, they have spilled their milk 3 or 4 years back because of there was milk crisis. मतलब जब दूध सस्ता हो गया था, ध्यान है ना. Secondly, you might have heard the news that many times farmers are destroying their crops, especially tomato. ठीक है. पता नहीं यहाँ का, मेरे को नहीं पता, बट इट्स हैपनिंग इन आवर साइड. ठीक है. जब टोमेटो, हाँ, अभी जो ये कॉलीफ्लावर जो आया था, ठीक है, पीपल आर डिस्ट्रॉइंग, दे आर नॉट विलिंग टू गो टू मंडीज. क्योंकि मंडी में क्या है ना, आप इफ़ यू आर हैविंग 5 क्विंटल ऑफ दैट कॉलीफ्लावर एंड यू नो दैट इट इज़ द जो बीच वाला बंदा, ही इज़ बाइंग एट 1 रुपी पर kg, it becomes 500 rupees, right? Going from the village to the mandi 1000 rupees हो गए. तो आप क्या करोगे उसका? आपने कहा इसको यहीं ख़त्म करो, उसका बाद आपको पूरा दिन लगेगा, फिर आप दे के आएंगे 500 रुपये में, वो आप 5 दिन वेट करोगे. पैसा तुरंत नहीं मिलता, जरूरी नहीं पूरा पैसा आपको मिले. दैट्स द इशू. तो द प्राइसेस, एंड उसके ऊपर यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है सिटी में, वो यहाँ पे 1 रुपये किलो में नहीं बेच रहा है, यहाँ आज भी उसको 30 रुपये में मिल रही है. राइट. एंड सेकेंडली, इफ़ यू सी द, अगर कॉलीफ्लावर की ही बात करते हैं कि प्रायर टू दिस सीज़न, दिस विंटर सीज़न, ठीक है, उस वक्त कॉलीफ्लावर जब स्टार्ट होता है सीज़न, तब बंदा जो है ना उसको 80 रुपये में ख़रीदता है, 100 रुपये में भी उसको ख़रीदता है. ये प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, इट्स नथिंग हाइपोथेटिकल. ठीक है. People are purchasing it at 100 rupees per kg. Within a span of 15 or 20 days, it comes down to 20-30. ठीक है. और यहाँ वाले बंदे को क्या मिल रहा है? 1 रुपया, 2 रुपया. That is the basic issue. The gap between the farm gate price and the wholesale price, farm gate price and the customer's price. इस सारा लड़ाई यहाँ का है. अब इसके लिए सरकार, वही है ना, n नंबर ऑफ स्टेप्स आर टेकन, बट कितना कहाँ सक्सेसफुल हो रहा है, ये सारा इशू है किसान का. तो रियलाइजेशन ऑफ प्राइस नहीं है. ठीक है. गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेक द मिडिल पार्ट, राइट? इट इज ट्राइंग टू रिमूव दैट मार्केट फ्रॉम द, लाइक इट वांट टू कनेक्ट फार्मर एंड पीपल. नहीं, कह वो यही रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जैसे क्या है ना, द आइडिया इज इफ़ यू दीज, यहाँ पे भी ये होलसेल एग्रीकल्चर में होंगे. जैसे हमारे यहाँ भी क्या है ना, जो जैसे रिलायंस फ्रेश वगैरह ने स्टार्ट किया था, हाँ, बिग बास्केट,
So what these people are saying कि these people are directly going to the farmer. लेकिन बिग बास्केट का इतना सस्ता है क्या? I find it very costly. कितना है यहाँ पे? I find it very costly. Sir, like 1 to 2 rupees per max difference. नहीं यार, हमारे यहाँ बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है. But what I find is the best idea is like what I have observed in these states, in your Andhra, Chhattisgarh, these due to bazaars, which are evening bazaars, ठीक है, जो सब्जी बाजार यहाँ लगते हैं, ठीक है, Like in the previous days which we are having, like old traditional methods. हाँ, One particular day of the week we'll be having the We market. will have market in. नहीं यहाँ भी यार वीकली, मैं तो यहाँ देखा है आसपास सर, ड्यू टू बाजार बोलते हैं, ये बड़ा केस स्टडी है यहाँ का आंध्रा का. Exactly here just We outside. have in like वीक में एक पर्टिकुलर दिन हाँ. इस एरिया में मंडी रखेंगे, हाँ. दूसरे दिन हाँ, इस एरिया में रखेंगे, right. तीसरे दिन नहीं हमारे यहाँ भी होता है, हाँ. Yes, इट इज टेकिंग प्लेस इन आवर रीजन्स ऑल्सो. old traditional market. हाँ, नहीं वही सोल्यूशन है इसका. लाइक पीपल आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम देयर विलेजेस, राइट, एंड सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड गोइंग बैक टू देयर विलेज. दैट इज द बेस्ट आइडिया. So, but how many Storage days is the the shell life will be a problem. नहीं, शेल्फ लाइफ इफ यू आर प्लकिंग समथिंग वन डे बिफोर, शेल्फ लाइफ एक दिन तो होता है हर चीज का. వారంలో 3 రోజులు బండి పెట్టు సంతోషం. 3 రోజులు మాత్రం తీసుకో. हाँ, इशू इज हाँ नहीं हाँ, इशू इज दैट एट द सेम टाइम दे विल बी ग्लट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इन द मार्केट. वो सपोज करिए टमाटो का सीजन है, तो टमाटो ही टमाटो होगा, तो डिमांड एंड सप्लाई का फंडा है. तो किसान के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है. तो अब ये लोग, इन्होंने जो एस्मा एक्ट को रिवाइज किया है, उसका पर्पस वही है. हाँ, उसको ये बोल रहे हैं कि आप कितना भी स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है, उसका हम पढ़ेंगे उसमें इश्यूज क्या है, ठीक है. तो सारा इशू तो वही है ना कि आपके पास में स्टोरेज का इशू है. जब किसान सीजन आएगा फसल का, तो कहानी तो वही ना, 15 दिन पहले तो किसी के पास भी कॉलीफ्लावर नहीं है, सभी के पास में कॉलीफ्लावर 20 दिन बाद आई. उस वक्त 100 रुपये का अगर एक दो बंदे के पास में कहीं से कोई लेके आया तो उसकी 100 रुपये किलो में बिक गई, ठीक है. लेकिन सभी की तो 20 दिन बाद आएगी ना, तो उस वक्त तो उसकी रेट वही आ जाएंगे 10 रुपये. दैट इज द इशू, राइट. Have a 10-minute break and we'll continue.